गुड इवनिंग। यूपीएससी का जो भी मेंस का पेपर हुआ है, हम लोगों ने पेपर 2 का सारा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पेपर 4 करने जा रहे हैं। अगर आज कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसे 2 पार्ट में करके करेंगे। आज करेंगे और कल कर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है। ये आप लोग फील करते हैं ऐसा? आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बात है, सारी चीज़ों में क्या हो गया है, एक अलग ही तरीके का रिवोल्यूशन आ चुका है एकदम, है ना। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा चेंज किसको कहते हैं ना। एक बार एक वो क्या कहते हैं उनका नाम है, उनका माइकल यंग, है ना। कुछ ऐसे ऐसे नाम याद रखा कीजिए। माइकल यंग, ये कभी बूढ़े नहीं हुए क्योंकि इनका नाम यंग है। ठीक है। तो इन्होंने कहा था क्या कि अगर कोई एक चीज़ अगर इजाद की जाती है, मतलब जैसे कुछ साइंस में एक कोई नई चीज़ इन्वेंशन कर दी गई ना, या कोई एक मशीन नई अगर ला दी जाए, इसका मतलब ये है ना कि वो समाज में कम से कम 250 तरीके के चेंजेस लेकर के आता है। मतलब जो सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, सोशल जो चेंज होते हैं, वो कम से कम 250 टाइप्स होते हैं। मतलब 250 तरीके के चेंजेस वो ले आ देता है ना। अब इसी बात को समझिए कि अगर कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में अगर चेंज लेकर के आ रहा है, जो होगा ये आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सही बात है कि नहीं, मानते हैं ना इस चीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि संचार क्रांति आ गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं, बहुत तेज हो गया हर चीज़, है ना। और इसके अलावा लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत आसान हो गया है। अभिव्यक्ति लोग एक्सप्रेस एक अपने आप को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मतलब एकदम खुला, एकदम पूरा एक संचार तंत्र स्थापित हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि चलो भाई ये तो ठीक है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें हमको साथ में क्या मिलेंगी, गिफ्ट में भी तो मिलेंगी ना। वो क्या होंगी, आपके जो कुछ प्रॉब्लम पैदा करे, कुछ चैलेंजेस आएंगे सामने, कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी सामने, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये हर तरीके की चीज़ के साथ आपको देखने को मिल सकता है। आप जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल युग आया है, उस डिजिटल युग में आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी, बल्कि क्या होगा, उसका दूसरा पार्ट भी होगा। वो क्या होगा, कई सारी चुनौतियां आएंगी, उसके साथ चैलेंजेस आएंगे, और साथ ही साथ एथिकल इश्यूज भी पैदा होंगे उसके साथ, है ना। जहाँ डायलेमा पैदा होगा, एथिकल इश्यूज पैदा होंगे, ये सारी चीज़ें, है ना। तो अब हमको क्या करना है, अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं तो इस युग में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, यानी डिजिटल एरा में आप जी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जैसे जैसे भाई ऑनलाइन फ्रॉड चल ही रहा है आपके सामने। इसके अलावा बच्चों के साथ आप देख लीजिए, ऑनलाइन सेक्स अब्यूज़ जैसी चीज़ें हो ही रही हैं। इसके अलावा गेमिंग वगैरह जो है उसमें भी आप देखेंगे तो बच्चे तो आजकल ऐसा हो गया ना, बहुत सारे अभी रिसर्च हो रहे हैं उस पर, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं अब ऐसा हो गया है कि वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के, है ना, इस तरह की चीज़ों के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि अब उनका जो ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई है, कंसंट्रेशन उनका जो है नहीं बन पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ नई आ रही है तो नई के साथ साथ हमको क्या करना होगा, उसके पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट को बढ़ाना है और नेगेटिव को कम से कम करना है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ ही बहुत सारे एजुकेशंस, बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारी रूल्स, बहुत सारे लॉ, ये सारी चीज़ें साथ साथ आनी चाहिए, है ना। अगर इस मामले में हम पिछड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी देश इस मामले में बेहतर तालमेल के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीज़ों के साथ अगर अपनी तैयारी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके देश में जितनी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी वो इससे ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो अब ये देखना है कि अपने देश की अगर हम बात करते हैं तो अपने देश में तैयारियां हुई हैं, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। मतलब उस लेवल पे हमने अपनी तैयारियां नहीं की हैं। इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी जैसे गेमिंग जो साइट्स वगैरह हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या गए, सुसाइड करने पर मजबूर कर दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं। आपके बच्चे के जो डेटा है वो डेटा वो ले करके क्या कर रहे हैं, कंपनियाँ जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल यूज़ में इस्तेमाल कर रही हैं। सही बात है ना। और आजकल का समय ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं हो पाती है।
छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, सारे वो जो क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क वगैरह है, कुछ भी चीज़ें हैं वो मोबाइल पे ही भेजे जाते हैं। तो बच्चे जो है पढ़ने से पहले मोबाइल मांगते हैं, भाई मोबाइल दीजिए, अब मोबाइल दे दीजिए उनको। अब इसका मतलब ये है कि मोबाइल तो बस सिर्फ मोबाइल ही तो नहीं है ना, वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें, फेक न्यूज़ का पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके का अंबार चल रहा है ना। एक तरफ आपको क्या मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे क्या चल रहा है, बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फेक न्यूज़ को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरफ देखिए, एक तरफ मान लीजिए फेक न्यूज़ है ना, न्यूज़ है, और वहीं पे दूसरी तरफ आपका क्या है, आपका एक फ्रीडम है, किस चीज़ का, एक्सप्रेशन का, है ना, एक्सप्रेशन का फ्रीडम। अगर फेक न्यूज़ पे थोड़ा कंट्रोल करने चलेंगे तो हो सकता है कि आपका ये वाला जो पहलू है मार खाने लगे, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, वो वहाँ पे उस पर कंट्रोल होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने चैलेंज ये भी आता है कि हम किस तरीके की रणनीति अपनाएं, क्या करें जिससे फेक न्यूज़ पे कंट्रोल कर ले और यहाँ पे हम साथ ही साथ बिना अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रभावित किए, बिना उससे कंप्रोमाइज़ किए, है ना। सही बात। इसका मतलब ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपके साथ। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के साथ उनको क्या मिल रहा है, सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बच्चों के डेटा वगैरह भी क्या हो रहे हैं, वहाँ पे कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं ना, उनके पर्सनल डेटा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपकी जो फैसिलिटीज़ है इसकी वजह से बढ़ रही है, लेकिन फैसिलिटीज़ के साथ ही साथ आपके क्या हो रहा है, प्राइवेसी भंग हो रही है ना। जैसे अगर नैतिक मुद्दे की बात करें, डायलेमा की बात करें, तो क्या हो रहा है, देखिए आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, अगर तो फैसिलिटीज़ बढ़ रही है एक तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपकी प्राइवेसी, है ना। आपने सुना होगा इस चीज़ को कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ना क्या किया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा है किसको, राइट टू प्रिवेसी को, है ना, प्राइवेसी को। मतलब ये है कि निजता का अधिकार भी एक डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है ना भाई। इसका मतलब ये है कि प्राइवेसी आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, नैतिक मुद्दा तो निकल के आ रहा है सामने ना। सही बात है ना, आपको फैसिलिटी चाहिए, लेकिन आपको बिना अपनी प्राइवेसी के साथ कंप्रोमाइज़ किए आपको नहीं मिल रहा है फैसिलिटी। सही बात है कि नहीं, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसी तरीके से बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, सारे नॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, उनके डेटा वगैरह इस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा गेमिंग वगैरह है, इसके अलावा जो है आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका एडिक्शन का भी एक प्रॉब्लम सामने झेलना पड़ रहा है, आदत पड़ जा रही है। कई सारी जो है मानसिक बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, है ना। वो स्लीपलेसनेस जैसी चीज़ें, रात को जो आप मोबाइल अगर चला रहे हैं या स्क्रीन टाइम आपको बहुत ज़्यादा है, अगर आँख भी कमज़ोर हो रही है, साथ ही साथ आपकी नींद डिस्टर्ब हो जा रही है, तो मेंटल कई सारी प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जा रही है ना। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ जो है ना आपको क्या नहीं कर रहा है, आपको फ़ायदा ही नहीं दे रहा है, बल्कि कई सारे इसके साथ नैतिक मुद्दे और चुनौतियां भी सामने लेकर के आ रहा है। यही सारी चीज़ें पर लिखनी है, ठीक है। हम लोग एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, आंसर तो लिख नहीं रहे ना। तो इसका मतलब मेरे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें जो है ना, कहीं आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा है, समय के साथ चीज़ें जो है आपको मिलती जा रही हैं और आप उसके साथ एक एनालिसिस लेके चल रहे हैं, यकीन मानिए आप बहुत आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप 18 घंटे जो है टेबल कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाई करें। ज़रूरत है क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें, ठीक है ना। चले आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक आविष्कार समाज में 250 प्रकार के परिवर्तन लाती है। थैंक यू नहीं बोले आप, वेलकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें हैं। कह रहा है कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि स्वाभाविक मनोभाव का मतलब समझते हैं ना, नेचुरल सेंटिमेंट जिसको कहते हैं। मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्वाभाविक रूप से होता है। आप ये बताइए, आप संवैधानिक नैतिकता का पालन जो है स्वाभाविक रूप से करते हैं, या अपने धर्म, जाति, क्षेत्र वाला जो है अपने कल्चर वाली बातें आप स्वाभाविक तौर पे फॉलो करते हैं? क्या करते हैं बताइए आप? अपने धर्म, जाति वाली चीज़ें। संवैधानिक नैतिकता अगर ये कहता है, इक्वालिटी वाली बात कहता है ना, वहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि आपकी बेटी अगर किसी दूसरे धर्म के या किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ अगर चाहती है शादी करना, तो इसका मतलब अलाउ करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर इसमें है, इस लेवल पे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए कहा गया है कि अगर ये संवैधानिक नैतिकता, अगर डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या हुआ,
बिल्कुल इक्वल, बराबर सब चीज़ है ना, वही चीज़ है ना, सबको आज़ादी है अपने तरीके से जीने का, है ना, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन, नागरिक शिक्षा है ना, सिविल एजुकेशन और एंड एडहेरेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, मतलब जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होता है, लागू होता है, ये सारी चीज़ें है ना, अभी समझेंगे इसको। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration। बहुत ध्यान से पढ़िए सवाल को, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिए आप। उसके बाद फिर हम इसको एक एक चीज़ को फिर अच्छे से समझते हैं, करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा जा सकता है इसमें। बहुत ध्यान से समझिए इसको। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संवैधानिक नैतिकता के बारे में बात हो रही है, और ये कह रहा है क्या, इसको आपको पकड़ना है क्या, स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। मैंने आपसे क्या बात कई बार कहा है ना कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार आपने इस्टेब्लिश कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा उसी तरीके से बनी रहेगी। उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए और उसका विकास करने के लिए। सही बात है ना, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, उसके वैल्यू है ना एक तरीके से। इसका मतलब ये है कि इस बात को समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं, आप अपने घर में ही देख लीजिए ना, अगर आप बड़े भाई हैं तो इसका मतलब अपने छोटे भाई पे अपने मतलब आदेश चलाना चाहते हैं, है कि नहीं, सच्चाई इस बात है एकदम, है ना। बड़ा जो है वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, भले सही हो या गलत हो, यही होता है हमेशा। जबकि डेमोक्रेसी क्या कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग बराबर हैं, अगर मैं सही हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी, और आप छोटे हैं अगर आपकी बात सही है तो आपकी बात मानी जाएगी। क्या आपके परिवार में ऐसा है? आमतौर पर नहीं होता है। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि क्या है, ये स्वाभाविक मनोभाव नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अभी बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना कि एक पर्सनालिटी की ज़रूरत है, उस पर्सनालिटी में कैसी सोच होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड, इसी पे 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। आपकी पूरी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी कि हाँ एक्चुअल में जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है ना। चलिए इस चीज़ को आगे चलते हैं। बल्कि नागरिक शिक्षा यानी सिविल जो एजुकेशन है और साथ ही साथ कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ है ना, उसका जो फॉलो करना है, ये चीज़ें, और इसी को किसके साथ पूछ रहा है, ये सिविल सर्वेंट के साथ पूछ रहा है। और ये कह रहा है कि ये किस तरीके से गुड गवर्नेंस लाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है ना, इसको सुनिश्चित करने के, इंश्योर करने के लिए किस तरीके से ये काम करता है। ये बात समझ में आ गई? समझने की शुरुआत करें, यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब क्या हुआ, संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या हुआ? जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, है ना, इन सारी चीज़ें, मूल्य, आदर्श और उसके जो सिद्धांत हैं, उसका पालन करना ही क्या है, संवैधानिक नैतिकता है। ये बात तो क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, है ना। और साथ में ये क्या कह रहा है कि ये क्या है, आपका कोई स्वाभाविक जो है सेंटिमेंट, मतलब जो आपका नेचुरल सेंटिमेंट होता है, यानी स्वाभाविक जो मनोभाव नहीं है, मतलब नेचुरली आपके अंदर नहीं होता है। एक चीज़ समझिएगा इस चीज़ को, है ना। आप क्या होते हैं, आप जो है हमेशा अपना जो आपका रिलीजन है, आपका जो कास्ट है, आपका जो अपना कल्चर है, इससे ही क्या होते हैं एक तरीके से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, इसी के साथ अपनी पहचान देखते हैं, और यही सारी चीज़ों को आप फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सही बात है कि नहीं? अच्छे से बात समझ में आ रही है ना। तो अब ये कहिए आप कि अगर हम संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है, जो वैल्यूज़ हमारे हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ है भाई, कुछ वैल्यूज़ लेके चलिए आप। डेमोक्रेटिक है, हम होना चाहिए, है ना, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, और सेकुलरिज्म है ना, और इंटीग्रिटी है, और मतलब वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि थैंक यू। तो आपका अगर वैल्यू ये कहता है कि सब लोग बराबर हैं, और आपके अगर जाति जो आपकी पहचान है इंडिया में, जो एक पहचान है, सोशल स्ट्रक्चर है, एक बेस है, अगर कास्ट को बोले तो। अब ये बताएं आपकी जाति क्या कहती है,
आपकी जाति क्या कहती है? बराबर नहीं है। सही बात है कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ये इस तरह से बटे हुए हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सब लोगों, कोई ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, इस तरह की मान्यताएं हैं। तो इसका मतलब ये इस आधार पर क्या है, एक स्तर बना हुआ है, एक स्ट्रेटिफिकेशन है आपके सोसाइटी में। सही बात है ना? जबकि आपकी जो डेमोक्रेसी कहता है, जो लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो ये कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं, सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं, इस तरह की बात करता है। सही बात है ना? तो अब ये बताइए आप कि ये जो चीज़ है, जो जिसको कहते हैं एक नेचुरल सेंटिमेंट, वो तो कम से कम नहीं है ना। तो संवैधानिक नैतिकता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए। आप अगर अपने घर की बात अगर करें, बहुत ईमानदारी से सोचिएगा, ठीक है, बहुत ईमानदारी से सोचिएगा। आप अपने घर में जो वैल्यू सिस्टम ले करके बाहर आए हैं और अभी इस क्लास में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है? मेरी बात समझ में आ गई होगी अब आपको, है ना? ईमानदारी से हम लोग बात कर रहे हैं ना। हम लोग यहाँ पे आए हैं वो सारी चीज़ें दूर करने जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बाधा बनने वाली है, ऑब्स्टिकल बनने वाली है ना। तो अब इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि हमारे घर में जो हमारा वैल्यू सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू सिस्टम है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो अब ये बताइए आप कि आपको नेचुरली जो कहा जाए, नेचुरल जो सेंटीमेंट की बात किया जाए, तो आपका कास्ट सिस्टम, रिलीजन वाली जो बातें, घर से जो वैल्यू सिस्टम लेके आ रहे हैं, वही है ना आपके लिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन संवैधानिक नैतिकता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके वैल्यूज, उसके आइडियल्स नहीं है आपके। इसका मतलब तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? एक सिविल एजुकेशन चल रहा है ना यहाँ पे, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एजुकेशन ही तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से। तो इस एजुकेशन से आपके अगर अंदर बदलाव आया है, आपकी सोच में बदलाव आया है, इसका मतलब नेचुरल सेंटीमेंट नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा व्यवस्था वैसी करनी पड़ेगी आपको, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, और साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? यहाँ तो सब जगह बराबर बराबर की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही बात है ना? कुछ लोग जो हैं वो क्या है, इस बराबरी के अधिकार को समझते हैं और बराबरी के अधिकार को समझते हुए वो बराबरी की बात यानी डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं होने का मतलब क्या हुआ? जो बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ अलग कानून, उनको बहुत सारी छूट मिली हुई, ये सारी चीज़ें, गरीब आदमी के लिए सारा कानून थोपा हुआ है ना। तो आज अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, एक अपर क्लास की बात किया जाए, मिडिल क्लास की बात किया जाए और लोअर क्लास की बात किया जाए, तो यहाँ पे और यहाँ पे, अब तो यहाँ पहले थोड़ा एक शांति थी, मतलब क्या क्या हो जाता है अगर, अरे भाई हम लोग बात कर रहे थे, अगर ये है 3 लेयर है अगर ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कहते हैं कि सबसे लोअर लेवल की बात अगर करें हम, भारत की बात सोचिए आप ज़रा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। बहुत ध्यान से समझने का मतलब क्या हुआ? अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जा करके देखेंगे चीज़ों को, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या होता है? एक गरीब आदमी क्या बोलता है? एक गरीब आदमी क्या बोलता है? सारा नियम कायदा कानून हम लोग के लिए है। बड़ा आदमी जो है खूब एंजॉय कर रहा है, सारी मस्ती कर रहा है, सारे छूट इसको मिला है, सारी सुविधाएं उसको मिली है, कानून सिर्फ हमारे लिए है। इसका मतलब वो कानून तोड़ेगा। जब भी रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो कहीं सस्टेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। और इसके साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? समाज में जो एक विश्वास की जो एक वातावरण बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी। जब वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो आपके इन सारे वैल्यूज़ पे भरोसा कौन करेगा? बोलेगा इसका कोई फ़ायदा है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छे समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इस सारे वैल्यूज़ को आपको घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे आपका टॉलरेंस, आप लोग जैसे, चलिए खैर इस पे और क्वेश्चन है, हम लोग उस पर बात करेंगे। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है ना आपको? अच्छे ढंग से समझ में आ रही है ना? अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के आ जाइए, किस पे आप लेकर के आ जाइए? इस पे लेकर के आइए। ये क्या कह रहा है कि नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए आप।
ठीक है ना। अगर ये कहा जाए कि अगर जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन अगर उसकी जवाबदेही की बात किया जाए और सुशासन में ये सारी चीज़ों की जो संवैधानिक नैतिकता की बात की जाए, तो ये बताइए एक प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि अब आप ये बताइए कि चौथा पेपर का ये क्वेश्चन है अगर, और आप जो आंसर लिखेंगे इससे उनको क्या पता चलेगा कि आपकी सोच कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका जो कंसाइंस है उसका डेवलपमेंट जो हुआ, इवोल्यूशन जो हुआ है वो किस लेवल का है, कैसा है, मतलब आपकी अंतरात्मा, यही सारी चीज़ें है ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड में सारी चीज़ सोचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बताइए कि आपकी अंतरात्मा, अंतरात्मा समझते हैं ना, कंसाइंस समझते हैं। अंतरात्मा या कंसाइंस समझते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक इंसान होने के नाते और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। या एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनना चाहते हैं आप, इंटरनेशनल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं गांधी जी की तरह, तो इसका मतलब ये है, या विश्व गुरु जिसको मोदी जी कहते हैं, अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, इसका मतलब विश्व गुरु कौन होगा, जो एक जाति एक धर्म बंधा होगा, या उसका धर्म मानवता का धर्म होगा, सार्वभौमिक धर्म होगा, यूनिवर्सल रिलीजन होगा, बताइए आप। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक कंसाइंस की जब बात किया जाता है तो इसका सीधा सा बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं, जब मैं आपको फोर्थ पे पढ़ाऊंगा तो उस समय सारी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ जितना समझाना है उतना समझ लीजिए आप, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कंसाइंस का, इसको क्या बोलते हैं, अंतरात्मा ना, हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मा। एक्चुअल में अंतरात्मा जो होती है ना, वो अगर आप कुछ करने जा रहे हैं ना, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, है ना, और अंदर से आवाज़ आती है डोंट डू दिस, दिस इज़ रॉन्ग, अगर ये आवाज़ आती है मतलब ये मत करो, ये गलत है, तो वो किसकी आवाज़ होती है, अंतरात्मा की। कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होता है, ठीक है, वो मतलब अंतरात्मा आपकी कहती है कि वो सही है। इसका मतलब ये है कि अंतरात्मा जो है ना वो क्या बताती है, कोई चीज़, अरे सॉरी, कोई चीज़ राइट है या रॉन्ग है। ठीक, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसमें क्या होता है, ये जो कंसाइंस है आपका, एक कंसाइंस जो है हर इंसान के पास होता है, सही और गलत का फैसला करता है, लेकिन हमेशा ध्यान करिएगा कि ये जो कंसाइंस है ना, इसका भी एक तरीके से इवोल्यूशन होता है, निर्माण होता है एक तरीके से समय के साथ। अब इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, आपकी सोसाइटी का, आपके एजुकेशन सिस्टम में जहाँ जा रहे हैं आप पढ़ने के लिए, वहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ हर जगह आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलनी हैं। वहाँ से आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से कंसाइंस जो है डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से। अब ये बताइए आप कि जब अपने देश की बात हम करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, रिलीजन की बात की जा रही है, बहुत छोटे छोटे इमोशनल जो इश्यूज़ है वो बहुत भाषा, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब ऐसे में सही और गलत का जो पैमाना होगा आपका, वो कैसा होगा, बोलिए, सोच के देखिए ज़रा, क्या वो जो होना चाहिए वैसा है या फिर उसमें गड़बड़ी। आप अपने आप को थोड़ा सा टटोल के देखिएगा। पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको आप सही मानते थे, हो सकता है शायद आज बदलाव आया हो, कुछ चीज़ उस चीज़ को गलत मानने लगे हो आप। बहुत सारी चीज़ें आप पहले गलत मानते होंगे, हो सकता है आज आपके अंदर कुछ बदलाव आया है सिविल एजुकेशन के बाद, कि आपके अंदर अब क्या हुआ, जो गलत था आपको लग रहा था नहीं, बोलते हैं नहीं सही है ये। सोच के देखिए, अगर संवैधानिक नैतिकता है, इसका मतलब रिजर्वेशन के खिलाफ आप सोचते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता नहीं है, आप अपने जाति के हिसाब से सोच रहे हैं, बहुत लिमिटेड सोच है आपकी। बहुत ध्यान समझिएगा मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, है ना। लेकिन अगर संवैधानिक नैतिकता है आपके पास, इसका मतलब जो पर्पज़ है आपका रिजर्वेशन का वो आपको समझ में आएगा, और आपके अंदर वो चीज़ होगी कि हाँ, रिजर्वेशन उन भाइयों को, उन बहनों को देना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आज तक उनके साथ हमेशा भेदभाव ही हुआ है, वो हमारे लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो हमसे इक्वल कॉम्पिटिशन कहाँ से कर पाएंगे वो। इसीलिए उनको थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा ताकि वो हमारे बराबर आ जाए, तब उसके बाद कंपटीशन। मेरी बात बहुत ध्यान समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको, आ रही है ना।
अच्छे समझ में आ रही है ना। अभी बताइए आप, ये तो आम नागरिक की बात हो गई। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक सिविल सर्वेंट की, तो सिविल सर्वेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, ये चीज़ टेस्ट की जा रही है ना आपसे। क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, है ना, क्वेश्चन देख लीजिए। अभी आगे सारे क्वेश्चन देखिएगा, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ दिखाई पड़ेगी, इंटरव्यू में आपको यही सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये चीज़ तय करना है कि आपके कंसाइंस में सही और गलत का डेफिनेशन क्या है किसी मामले में। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, उसकी मोरालिटी की बात किया जाए ना, तो आप उसको किससे जोड़ सकते हैं, यूनिवर्सल रिलीजन से जोड़ सकते हैं, सार्वभौमिक धर्म। ठीक है, सार्वभौमिक धर्म से जोड़ सकते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक धर्म, मानवता का धर्म, यही सही मायने में सच्चा धर्म है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट है। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें तो रिलेटिव ज़्यादा हैं, सापेक्षिक रूप से है। उनके धर्म में ये चीज़, उनके धर्म में वो चीज़, उनके धर्म के अनुसार वो सही, उनके धर्म के अनुसार वो सही। मानवतावादी धर्म ही एक ऐसा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करता है और हर जगह सत्य है, उसी रूप में सत्य है। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। समझिए ज़रा कितनी बड़ी बात है गांधी जी की, है ना भाई। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। अभी आगे अब कई सारे क्वेश्चन है जहाँ पे सारी बातें हम लोग और करेंगे, है ना। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी की जो बात की जा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब ये हो गया कि संविधान के मूल्य, संविधान के आदर्श, संविधान की वो सारी चीज़ें जो सिद्धांत के रूप में है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या कहें कि उसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। इसके साथ ही साथ जो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, यानी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सब लोग बिल्कुल बराबर हैं, सबके ऊपर एक ही कानून लागू होगा। अगर ये चीज़ आपने इस्टेब्लिश कर दी है और अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर दिया है, इसका मतलब ये है कि संवैधानिक नैतिकता जो है वो अच्छे से वहाँ पे क्या होगी, फॉलो होगी। और ये जब फॉलो होगी, इसका मतलब ये है कि जो सिविलियंस हमारे हैं, जो नागरिक हमारे हैं, हमारे सिटीजन जो हैं, उनकी क्वालिटी भी इन्हेंस होगी, वो भी बेहतर होंगे। और साथ ही साथ उन्हीं नागरिकों में से हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी निकलेंगे। सही बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो प्रशासनिक अधिकारी उस समाज से निकलेंगे जहां पे इस तरीके का विचार है, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रशासनिक अधिकारी भी क्या होंगे, बिना किसी भेदभाव के क्या करेंगे, काम करेंगे। काम करेंगे इसका मतलब पूरा काम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे और किसी के साथ कोई भेदभाव किए बिना। पूरे देश का जो जितने लोग हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो अंतिम व्यक्ति हैं, यानी आदिवासी हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके लिए वो ज़्यादा क्या होगा, प्रोएक्टिव होकर के काम करेगा। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब जब ये होगा तब देश का विकास होगा, ज़्यादा इक्वालिटी वाला होगा विकास। सही बात है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर संवैधानिक नैतिकता अगर आ जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझना है ना, क्योंकि एनालिसिस का लेवल आपका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। पिंकी कुछ नाराज आ रहे हो क्या, तो इतना काहे से मुंह ऐसा बना के बैठे था, हंसते मुस्कुराते रहो भाई तुम लोग। अब ऐसे बैठे हो जैसे लग रहा है कि क्या यार फंसा दिए यहाँ फालतू को बैठे हुए क्लास में। ऐसा नहीं, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए बैठिए क्लास में, है ना। ठीक है। दो टर्म है, शायद मैंने इस पर चर्चा की हुई है आपसे क्लास में, एक है और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। सॉरी, LI है ना, इसको TY ऐसे कर लीजिएगा, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो है नेचुरल सेंटिमेंट है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किसे इसे कोरिलेट करेंगे। नेचुरल अगर सेंटिमेंट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किससे कनेक्ट होगा। बोलो निहार का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आप क्लास में नहीं थे उस दिन, उर्वशी। अकाउंटेबिलिटी, अच्छा। रेशमा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। राहुल,
ऐसे थोड़ी, कुछ ना कुछ तो बोलना, 2 ऑप्शन तो है उसमें, ये बोले चाहे वो बोले, माइनस मार्किंग नहीं है, बोल सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीज़ स्वाभाविक है, नेचुरल है, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आएगा ना, वो इनबिल्ट होता है एक तरीके से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा? ठीक है इसका जिसके लिए एफर्ट करना पड़ता है ना, जो बाहर से आपको प्रयास करना पड़े उसको बनाए रखने के लिए, वो अकाउंटेबिलिटी में आता है। अब नेचुरल सेंटिमेंट है तो वो इनबिल्ट हो गया ना, अंदर से वो नेचुरली आपके अंदर है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। मेरी बात समझ में आई अच्छे से, है ना? तो अब यहाँ पे ये कहा जाए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका संबंध इससे होगा या इससे होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताइए। अकाउंटेबिलिटी ना, क्योंकि नेचुरल सेंटिमेंट नहीं। देखिए टर्म्स का कितना बड़ा फर्क पड़ता है ना, ये मैं आपसे क्लास में रोज बोलता हूँ कि टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिएगा, नहीं तो यूपीएससी के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। देखिए कितने छोटी छोटी बातें हैं और कितना ज़्यादा इसका मायने निकलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कनेक्शन हो रहा है किससे हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी से। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो चीज़ है जिस पे हम बाहर से एफर्ट डाल करके जिम्मेदारी को हम क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। वो अपने आप जिम्मेदारी नहीं आती है, अपने आप जिम्मेदार नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास करने का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या लिखा हुआ है? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है ना, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ को हमको मेंटेन करना पड़ेगा और एफर्ट क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन देना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सिस्टम में सारी चीज़ें लानी पड़ेगी। इसके प्रयास से जा करके क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आएगी और इसके जरिए से फिर क्या होगा? समाज में अकाउंटेबिलिटी आएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? और जब एक माहौल पूरा बन जाएगा, इसका पूरा एक माहौल पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें चलने लगेगी, इसका मतलब ये होगा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इसका रिजल्ट आएगा। पश्चिमी देशों से आप अपनी तुलना कर सकते हैं। हमारे देश में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है ना, तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हर आदमी जो है अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है, भ्रष्टाचारी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहा है, बहुत सांप्रदायिक होता चला जा रहा है, जातिवादी होता चला जा रहा है, क्षेत्रवादी होता चला जा रहा है, भाषा के नाम पर लड़ने वाला है। इसके अलावा बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता है, रेप के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, डकैती छिनैती बढ़ते चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ है देश में। लेकिन आप वहीं विदेश में अगर चले जाइए ना, तो एक चॉकलेट का रेपर भी आप डस्टबिन ढूंढ करके डालते हैं। और हमारे यहाँ घर के किनारे टेरिस पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, पॉलीथीन में कचरा ऐसे बांधे, डस्टबिन वहाँ है, इसके बाद ये ऐसे निशाना लगा करके ऐसे करते हैं, डस्टबिन में गिर गया बहुत खुश होकर के, जैसे कोई तीर मार लिया, इससे खुश होकर जाते हैं। डस्टबिन के बाहर अगर गिर गया करके इसका चले जाते हैं। होता है ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डस्टबिन के बाहर गिरा हुआ है, कचरा फैल रहा है, गंदगी फैल रही है। सही बात है कि नहीं? अच्छे समझ में आ रही बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये तब आएगा जब हमारा ये पूरा सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है? अपनी इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाना है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें बेहतर बनेंगी, हमारा प्रशासन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, हमारी पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी और सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सिस्टम के साथ चलेगी। ठीक, समझ में आ रही बातें अच्छे से, है ना? तो अपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए हमको अपना एजुकेशन सिस्टम भी उसे करना पड़ेगा, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी की मीन्स, कम से कम रूल ऑफ लॉ को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करनी पड़ेंगी। जैसे अकाउंटेबिलिटी के मीन्स की अगर हम बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अगर जिम्मेदार बनाना है हमको, है ना, तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें तो करेंगे। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस हम उसी पे, क्योंकि अब आप आईएएस का एग्जाम देख ही रहे हैं ना, तो पूरा प्रोसेस ही वही कर दिया कि सिलेक्शन ऐसे ही लोगों का होगा जिनका ऐसी पर्सनालिटी होगी, ऐसी सोच होगी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? समझ आ रही है ना? इसका मतलब पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस ही वही है, ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस ही वही, सब कुछ वैसे ही है ना। लेकिन उसके बाद भी समाज में वो चीज़ें अगर लैग कर रही हैं, वहाँ पे अगर वो चीज़ें नहीं हैं, इसका मतलब उस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ करना है हमको? एजुकेशन सिस्टम पर अपने काम करना है। ठीक है ना? एजुकेशन सिस्टम पर काम करने के साथ अब बताइए, जो मंत्री लोग हैं अगर वो इस टाइप का बयान देते हैं कि पहला जो है चंद्रमा पर रखने वाला जो है वो, मतलब आप सुने होंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि बताइए साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ आ रहा है?
अब जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा आप लॉजिकल हो पाएंगे क्या? नहीं ना हो पाएंगे। तो लॉजिक होना आपका रीजनेबल मतलब रेशनल होना, तार्किक होना कितना ज़रूरी है ना आपका, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप अगर जिम्मेदार नागरिक हैं, इसका मतलब ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कभी तो मुद्दा बनना चाहिए ना आपका। आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को ही नहीं फ़र्क पड़ता हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हम क्या बना रहे हैं, अपने देश के बच्चों को क्या बना रहे हैं, सब कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों पे जब इस तरीके से गहराई से सोचना शुरू करेंगे आप, तो गहराई से सोचने के बाद तब जा करके आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न का उत्तर ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी आपका आंसर पढ़ेगा बोलेगा यार इस पल को लग रहा है कि इसने जिया है और जी करके उसने लिखा है, पूरा एक्सपीरियंस झलक रहा है इसका। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। इसका मतलब किसी किताब से लिखा जा सकता है क्या? नहीं, ठीक है? तो आपको ये पल जीना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी, है ना? बहुत सारी चीज़ें अभी और ज़्यादा बातें क्लियर होंगी, है ना? और मुझे लगता है कि कई सारे प्रश्न तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आप लिखेंगे ना जब, तो ऐसा लगेगा इसकी चीज़ें उसमें, उसमें की चीज़ें उसमें, ऐसे हम मिला जुला के लिख रहे हैं, इस टाइप भी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे हैं इसमें, है ना? तो समझ में आया? अब अकाउंटेबिलिटी की मीन्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो पहले तो ये है कि भाई सब पे समान उस पर कानून लागू हो, ये सारी चीज़ें, है ना? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल ई गवर्नेंस जैसे लागू कर दिया जाए, है ना? इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिश किया जाए, है ना? इसके अलावा आधुनिक जो नई नई टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आप जैसे जो सोशल ऑडिट वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी के मीन्स हैं, उसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर वो लागू हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी आप क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स में, है ना? और अकाउंटेबिलिटी अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो संवैधानिक नैतिकता तो है ही है अकाउंटेबिलिटी के लिए, है ना? मतलब वो आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रही है कि आप अकाउंटेबल हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, लेकिन सिर्फ संवैधानिक नैतिकता से, मूल्य से सिर्फ नहीं होगा। इस एक्चुअल में उसको ग्राउंड पे लाने के लिए आपको क्या है, ये व्यवहारिक साधन जो होंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट जो होंगे ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ये कहें कि आपको डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हम ये कहें कि आपको इक्वालिटी पे काम करना चाहिए, हम ये कहें कि आपको इनके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, सब कुछ कह रहे हैं, है ना? लेकिन क्या है, बचपन से वो सारे वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर आए ही नहीं। हम तो जाति और धर्म और क्षेत्र के आधार पर सोचते रहे, है ना? इसका मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इन चीज़ों से। लेकिन वहीं पे क्या है कि आप क्या है, अब संवैधानिक नैतिकता तो है ही है, लेकिन उसको लागू करने के लिए क्यों? क्योंकि संवैधानिक नैतिकता क्या नहीं है, नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर लाने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए भी हमको क्या है, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करके हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। सोशल ऑडिट के माध्यम से उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक इस तरीके से पूरा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका पूरा एक अकाउंट जैसी चीज़ जो है वो सामने रखना पड़ेगा। क्या खर्चा हुआ, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ेगी, है ना भाई? इसके साथ ही साथ वहाँ पे RTI को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिविल चार्टर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्या होगी, आने लगेगी। अकाउंटेबिलिटी आने लगेगी, इसका मतलब ये है, ये सब चीज़ें अगर लागू कर देते हैं आप, इसका मतलब इनको संवैधानिक नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। जब संवैधानिक नैतिकता का पालन करेंगे, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का जो लक्ष्य है, हमारा जो विकास का जो लक्ष्य है, बराबरी का जो लक्ष्य है, वो सारे लक्ष्य भी हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई ना? इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता जब नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, तो अकाउंटेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे साधनों का कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्शन लाना, आचार संहिता लानी पड़ेगी, कई सारे इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने वाले साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो है अकाउंटेबल बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कानून के तहत हमको सज़ा मिलेगी। अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इसका मतलब सारे आईटी जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, मेरा करप्शन पकड़ा जाएगा, मैं जेल जाऊंगा। सही बात है कि नहीं? इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि आप आजकल जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड जो है इवेल्युएशन होने लगा है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड होने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक टारगेट दिया गया है, आपने उस टारगेट को प्राप्त कर लिया तब आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? उसी तरीके से नई नई चीज़ें जैसे आउटकम बजट लाया गया है। आउटकम बजट का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ बजट कितना खर्च हो रहा है ये नहीं,
उस खर्च के बाद कितना आप बदलाव ला रहे हैं समाज में, कितना परिवर्तन आ रहा है, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, कितना चेंजेस आया है। ये सारी चीज़ें आजकल आउटकम बजट की बात होने लगी है। इसका मतलब अगर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक नैतिकता का पालन होगा अकाउंटेबिलिटी के थ्रू। प्रशासनिक अधिकारी अकाउंटेबल बन जाएंगे, संवैधानिक नैतिकता का पालन होगा, देश का विकास होगा, सब तरफ खुशी ही खुशी रहेगी। ठीक ठीक। अगर एक प्रशासनिक अधिकारी जातिवादी हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, होनी चाहिए ना, लेकिन होती नहीं है, होती नहीं है। ठीक है ना। अब ये कॉमन तरीके से देखेंगे आप कि अपने जातिवाद, भाई भतीजावाद हमारे देश में जो है ना कॉमन तरीके से क्या है, फैला हुआ है। अब आपको अपना अप्रोच बदलना है। एक जाति का होकर के आप, दायरा आपका इतना होगा, है ना। अगर आप जाति से बाहर आ रहे हैं, इंसानियत वाली जाति में आ जाते हैं, तो आपका दायरा पूरा विश्व हो जाएगा। मतलब आप बाउंड्री लेस हो जाएंगे पूरी तरीके से। विश्व गुरु जिसको बोलते हैं ना, वो विश्व गुरु बनेंगे आप। क्या बनना है आप सोच लीजिए, एक सीमा में रहना है कि विश्व गुरु बनना है आपको। अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो आपको समझ में आएगा। मैं आज बहुत कुछ समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? ठीक है ना। इसमें कुछ लिखना पड़ना नहीं है, समझ गए हैं, आराम से आप लिख सकते हैं आप। ठीक ठीक, चलिए। अरे कहाँ चला गया? सिक्स हो गया ना। यही है ना? नहीं, ये वाला है ना, 2A। पहला हो गया, दूसरा चले। लेकिन पहला है तो पहला बी भी होना चाहिए ना। दो क्वेश्चन हो गए। अच्छा, हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए। ओके, ठीक है। अब ये अगला चलते हैं। ये कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़, ये एक्चुअल में एक जर्मन मिलिट्री फिलोसफर हैं। ये सैन्य दार्शनिक हैं, ये जर्मनी के, है ना। ये जर्मन मिलिट्री फिलोसफर हैं। और अगर नाम याद ना हो तो आप मतलब अपने घर में किसी का नाम या आपस में दोस्तों का नाम इस तरीके का रख लिया कीजिए, नाम याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। एक बार कहा था भाई, बार बार कहो भाई। आप तो एक बार कह के चले जा रहे हो, क्वेश्चन हमको लिखना पड़ता है, आंसर हमको लिखना पड़ता है, नहीं हम लोग की परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, अब गनीमत है, एक ही बार कह के गए थे आप। कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ जो है, इन्होंने कहा था कि युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली एक कूटनीति है। युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने, ऐसे आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या होता है। बताइए ज़रा क्या मतलब हुआ इसका, एक बार कोशिश करके देखिए। एक बार कोशिश, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। जैसे चाइना में मतलब वहाँ की सरकार खेल रही थी तो उन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया, तो एक तरह से वो डिप्लोमेसी कर लिए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, मतलब युद्ध वाला माहौल बना दिया और वहाँ पे सत्ता को बना के रखे। ऐसा हमारे यहाँ नॉट भी ऐसा एग्जैक्टली लाइक आरोप लग दैट। रहा है, मतलब बीच बीच में ऐसा लगता है, ऐसा मुद्दे क्या सही है क्या गलत उसको नहीं कह सकते, बट ऐसा आरोप लगता है कि जैसे ही सरकार, जैसे पुलवामा वाले को चुनावी मुद्दा के तहत किया गया था सरकार, हाँ, तो वो एक डिप्लोमेसी हो सकती है, ठीक। मतलब ऐसे युद्ध में। और जैसे वो, मतलब मैंने मूवी में देखा है जो परमाणु परीक्षण वाजपेयी सरकार में की गई थी, उसमें ऐसा माहौल बनाया गया कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा मतलब सेना को भेजा गया और ऐसा युद्ध जैसी परिस्थितियां बनाई गई ताकि इधर से ध्यान हटाया जा सके पोखरण से, तो वो एक ये सब हाइपर रेशनैलिटी में आता है एक्चुअल में, उसमें नहीं आता है। हाँ, कोई भी ये लाइन पढ़िए ज़रा, सेंटेंस पढ़िए आप, और उसका जो मतलब निकलता है बताइए आप, जो आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ उस एक लाइन का।
ये वाला पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा, वो ऊपर वाला जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। ये कह रहा है वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। अच्छा ये बताइए कि कूटनीति, डिप्लोमेसी और वॉर, ये दोनों को क्या अलग अलग दिखा रहा है या एक में ही दिखा रहा है? एक में ना। बाय अदर मीन्स मतलब एक दूसरे तरीके से क्या है, कूटनीति ही है वॉर। मेरी बात समझ में आई? बस यही समझना है हमको। इनका जो कहना है वो ये कहना है कि जो वॉर है ना, वॉर भी एक प्रकार की क्या है, डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। एक्चुअल में वॉर नहीं है वो वॉर चाहे एक तरीके से जो डिप्लोमेसी उसका एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ये हुआ हमने शांति की बातें कर ली, सारी वार्ताएं कर ली, सारे दूसरे तरीके हमने अपना लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी बात नहीं बन पा रही है। जो हमारे इंटरेस्ट में, जो हमारे हित में जो होना था वो नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम युद्ध करेंगे, हम वॉर करेंगे। एक्चुअल में वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को ना, ये इनका कहना है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। हाँ वही आएगा, वही आएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा आपका, रशिया और यूक्रेन का जो अभी वॉर हुआ ना, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, मुद्दा क्या था कि एक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है, ठीक है ना। जिसकी अगर आइडियोलॉजी की बात किया जाए तो कैपिटलिज्म ही है यहाँ पे, पूंजीवादी पूरे तरीके से विचारधारा है इनकी, है ना। पश्चिमी देश जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े उद्योग वाले देश हैं, वो लोग जो है ना, वो लोग हैं इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अमेरिका इसको लीड करता है ना। बाकी जो पश्चिमी देश हैं, फ्रांस, उस वक्त फ्रांस और ये सब जितने भी हैं, इस पर स्पेन है कि नहीं है, होना चाहिए ना, देख लीजिएगा, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितने बड़े देश हैं वो सारे के सारे इसमें हैं, है ना। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन, तो ये रूस जो है आपका, इसके पास ही यहाँ पे यूक्रेन है ना, एकदम लगा हुआ, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन अगर ये चाहता था कि हम नाटो की क्या ले लें, सदस्यता ले लें। अभी बताइए आप कि नाटो अगर यहाँ आ जाता है, मतलब नाटो का ये नियम है कि नाटो के सदस्य देश जो है, मेंबर जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर किसी एक देश पर हमला कोई करता है तो इसका मतलब पूरे नाटो जो मेंबर्स हैं सबके ऊपर हमला समझा जाएगा और सब मिल करके क्या करेंगे, उसकी तरफ से लड़ाई करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये है कि यूक्रेन यहाँ पे है और ये नाटो की अगर सदस्यता ले ले रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से नाटो का यहाँ पे अड्डा। अपने नाक के नीचे ही क्या है, अपने दुश्मन को कोई देखना चाहेगा क्या? नहीं ना। इसके लिए रूस ने बहुत सारी बातचीत की, सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बात नहीं बनी। उसके बाद इसने क्या किया, इस पर अटैक किया, ठीक है। मतलब उसने कूटनीतिक सारे संवाद वगैरह सब चीज़ उसने इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन ना वहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। इसका मतलब ये है कि फिर उसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया। इसका मतलब एक तरीके से, इस तरीके से युद्ध करके वो अपने हित में क्या, अपनी बातें मनवाना चाह रहा है। वार करने ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि युद्ध करके उस पर एक प्रेशर बना करके वो अपनी बातें मनाना, डराना चाह रहा है कि आप वैसे नहीं मान रहे तो ऐसे मानो, क्योंकि इससे हमारा जो है अहित हो जाएगा, हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि ये बात जो है आज के संदर्भ में, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समकालीन में ये जो कंटेम्प्रेरी जो अभी चल रहा है आपका, जो जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, कि वर्तमान संदर्भ में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जो अभी के जो सारी चीज़, संघर्ष वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि ये कितना सही है, कितना गलत है, सही में वो रिलेवेंट है कि नहीं, ये बात जो है वो कितना सही कितना गलत आज के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों में तो आप दिखा सकते हैं कि सही है, सही दिख रहा है ये, है ना। उसी तरीके से आप दिखा सकते हैं, जैसे आपने चाइना की नीति क्या है, वन चाइना पॉलिसी, ग्रेटर चाइना पॉलिसी, यही है ना सारी चीज़ें। इसका मतलब ये जो है ना, इधर तिब्बत वाला इलाका है ना, इधर जो है अपना नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा इलाका, इधर वो चीन सागर वाला दक्षिण में जो उसके इधर दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी है ना। इसके अलावा ताइवान वगैरह सबको क्या बताता है, ये सब चाइना में ही है, सब चाइना है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते क्या है, अपनी बातें मनवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे वो अपनाता रहता है। यहाँ पे भी कभी हमला कर देगा, दक्षिण चीन सागर में वो क्या करता है, बड़े बड़े जो है वो युद्ध अभ्यास करता है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे क्या करता है, एक्सरसाइज करता रहता है अपने मिलिट्री का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है किस लिए है,
हाँ, अपनी बातें मनवाने के लिए, वैसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये बातें जो है किसकी हैं, जो अभी हम लोग जो दार्शनिक पढ़े ना उनके बारे में, और वो चीज़ें जो है थोड़ी मात्रा में तो दिख ही रही हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से प्रासंगिक है या पूरी तरीके से बात सही है कि जो वॉर है एक्चुअल में वो कूटनीति का ही हिस्सा है? ऐसा है क्या? सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। इसीलिए नहीं सही है कि आज के समय की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो आज का टाइम क्या है? एटम बम वगैरह बहुत सारे बन गए हैं भैया अब, है ना? अब एटम बम बन गया इसका मतलब पटकने के लिए नहीं है ना? ऐसा नहीं कि मन किया चलो पटक लो, ऐसा तो नहीं है ना। पटक दिए मतलब पटका जाओ, फिर खुद ही पटका जाए है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अगर एटम बम है तो बहुत सारे मामले में ऐसा हो गया है कि अब देश जो है, जो एटम से संपन्न है, एटम बम से संपन्न है, जो वो क्या करते हैं, अब वो एक तरीके से एक ढाल के तौर पे काम करता है। अब कोई दूसरा देश जो है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है, युद्ध से बचा रहता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें इसके साथ ही साथ अगर ये कहा जाए कि वार को इतना ज़्यादा मतलब एकदम नॉर्मलाइज एक तरीके से कर लिया कि कूटनीति का ही एक अगला हिस्सा है, कूटनीति का ही हिस्सा है, उसी का एक विस्तार है, अगर ऐसा कह दिया जा रहा है, इसका मतलब आज युद्ध जो है एटॉमिक एरा में अगर बात किया, एटम बम के एरा में बात किया जाए तो युद्ध मतलब वैसा युद्ध नहीं हो गया है कि हाँ इधर भपकी दे दिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, हो गया, बात आपकी बात मान ली गई, है ना? नहीं है। आज तो क्या है, परमाणु बम का ज़माना है, परमाणु बम बहुत सारे लोगों के पास है। अगर आप वार को ही आप कूटनीति का विस्तार मान रहे हैं, कूटनीति मान रहे हैं एक तरीके से, इसका मतलब ये है कि वहाँ तो क्या हो जाएगा, मानवता ही संकट में पड़ जाएगी ना भाई। इसीलिए वार को कूटनीति का विस्तार नहीं मान सकते। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे यूएनओ, जैसे आप यूएनओ की बात कर रहे हैं ना, जैसे आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हो ना, सार्क वगैरह है, इसके अलावा है ना बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, यूरोपियन यूनियन है ना, तो बहुत सारे ऐसे संगठन है। ये क्या चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, ठीक है ना? और ये किसी भी तरीके से युद्ध को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। सही बात है ना? और इसके साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमेसी की ही बात कर रहे हैं तो डिप्लोमेसी में आज बहुत सारे दूसरे डायरेक्टली अब क्या है, वार करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, साइबर वॉर हो जा रहा है। आप उनके अपना जो है सिस्टम को ही आप हैक कर लो, ये कर लो, सारी चीज़ कर लो। इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध जैसे लगाते हैं, इकोनॉमिक जो आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना? तो ये सब जो तरीके हैं ना, वो कूटनीति के हिस्से हो गए हैं, लेकिन युद्ध जो है अब कूटनीति का हिस्सा नहीं माना जा रहा है। ठीक है ना? बात समझ की नहीं आ रही है? तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आ रही हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड है पूरी तरीके से, तो आर्थिक अंतर्निर्भरता जो इंटरडिपेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है, अब ऐसे में क्या है, युद्ध कोई विकल्प नहीं रह गया है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है जो वो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका है, बहुत सीमित मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में ही क्या है वो रिलेवेंट दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्शन है आज के समय का, दे दिए सर, लेके आ गए। होगा कहीं इधर उधर हो गया होगा। लास्ट टाइम किस बार? इस बार भी देखिए और पिछले बार कॉपी नहीं, पिछले बार पिछले बार कॉपी, हाँ इसको लेके लिखना तुम्हारे पास जाएगी ना, मैं से क्लास में बदले ठीक है। तो आजकल जो समय है उसमें कूटनीति का अगला अगर चरण की बात किया जाए तो उस रूप में तो नहीं देखा जाता, बहुत सीमित हो गया वैसा सोच, वैसे दृष्टिकोण से देखा जाना। लेकिन हाँ ये है कि एक अंतिम विकल्प, एक लास्ट जो है ऑप्शन के तौर पे ज़रूर देखा जाता है इस चीज़ को। सही बात है ना? तो इसका मतलब ये है उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? टफ नहीं है, बस समझना भर है अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन चलें।
जैसे वर्ड आया समकालीन, समकालीन मतलब सिर्फ एट प्रेजेंट की जैसे नहीं, कुछ एक, हाँ, 10 20 साल 30 साल के आसपास ऐसा इतना ऐसा नहीं होता है कि आज की बात कर रहे हैं, ऐसा अभी की बात कर, ऐसा नहीं होता। मतलब 10 20 30 साल का जैसा देखते हैं, देखिए होता यह है ना कि कितने लंबे विस्तार में आप किसी चीज़ को देख, कितने एक्सटेंशन में देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से समकालीन को डिफाइन किया जाता है। अगर आप 1000 सालों में देख रहे हैं तो फिर 100 साल भी हो जाएगा समकालीन। तो मतलब ये सब चीज़ें 50 साल भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 साल के अंदर ही देख रहे हैं तो 5 साल के अंदर ही देख रहे हैं, इसका मतलब फिर 1 साल की बात हो जाएगी, 6 महीने की बात हो जाएगी, इस टाइप से देखा, थोड़ा रिलेटिवली देखा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, वियतनाम और ये सब, अमेरिका वियतनाम ये सब को अपन डाल सकते हैं। समकालीन वर्ड में डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? वही वही मैं सोच रहा था कि 2000 के बाद कहीं डालेंगे कि उसके पहले? नहीं, 2000 के आसपास कभी आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे ना जाइए, लेकिन हाँ ये है कि आसपास के डालें, 10 20 साल 30 साल के अंदर अंदर की चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। एक जर्मन फिलोसोफर जो थे, उन्होंने कब बोले थे? क्या करना है इस चीज़? पूछ रही हूँ सर, उसके और हिसाब से डेट, एग्जाम्पल डाल के बनेगा। नहीं नहीं टाइम टेबल करेंगे। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। सर नहीं, देखो, क्वेश्चन जो बना रहे हैं बोलने का। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, समकालीन का मतलब इसके अकॉर्डिंग आज के संदर्भ में लेना है। अब वो भले 1000 साल पहले बोला हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है, उस समय की बातें नहीं करनी, इस समय की बात करनी है। ठीक है ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तभी कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन देख लीजिए वैसे ही हैं, ठीक है ना। अब आपको एक नज़रिया मिल रहा है पढ़ने का ना, अब न्यूज़पेपर पढ़ने का नज़रिया है। अब आप न्यूज़पेपर घूमते टहलते, अब कहीं पिकनिक भी जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर अगर रखे हैं, 10 मिनट का टाइम मिल रहा है तो आप एक एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपकी पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, है कि नहीं, है ना। तो आप समझदार तो हो ही रहे हैं, और उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इतनी समझदारी तो आ ही रही है आपके अंदर, है ना। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय की जो ये मात्रा होगी इधर से होगी ना, गलत लिखा हुआ है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी पर विवादों से संबंधित नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए, है ना। जो एथिकल डायलेमास है उसके बारे में पूछ रहा है। कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, एग्जामिन द एथिकल डायलेमास रिलेटेड टू controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country। ठीक, तो अब बॉर्डर एरिया जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, कौन कौन सा एरिया होगा बताइए। ये हसदो वाला क्षेत्र होगा, बॉर्डर है क्या वो देश का क्वेश्चन समझिए ना, देश का जो बॉर्डर उसकी वो तो अंदर है, जैसे अपना चाइना और इंडिया वाला बॉर्डर हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, इधर अपना इंडिया पाकिस्तान वाला और कच्छ के रन वाला जो क्षेत्र है वहाँ हो गया, है ना। यही सब तो बॉर्डर एरिया आपने ना, सही बात है कि नहीं। तो अब अब जैसे इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी कुछ एरिया हो सकता है, वेटलैंड एरिया हो सकता है ना, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ना। तो इस तरीके की जो जगह है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिए आप, आपने लगातार इस चीज़ को देखा होगा, पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने कि जो चाइना है वो हमारे सीमा में बहुत अंदर तक घुस आया है और वहाँ पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़बरदस्त कर लिया, और हमारे बॉर्डर एरिया जितना इंडिया के साथ चाइना का लगता है ना, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रोड वगैरह सारी चीज़ें सब बना रहा है। और आपको पता होगा कि वो कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पर वो क्या बना रहा है, डैम बना रहा है बहुत बड़ा, है ना। कितना पानी उसमें है, वो उसका इस्तेमाल जो है वो क्या कर सकता है, एक वेपन के तौर पे कर सकता है। सोचिए समझिए इस चीज़ को, है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर एरिया की बात किया जाए तो चाइना हमको लगातार चैलेंज दे रहा है, वो लगातार वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो अब ये बताइए, देश की सुरक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल सिक्योरिटी की बात, तो नेशनल सिक्योरिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमको भी तो वो तैयारियां करनी पड़ेगी ना भाई। इसका मतलब बॉर्डर एरिया पे अगर कोई लड़ाई हो जाए तो इसका मतलब हमारे ट्रक्स वगैरह सारे जो भी चीज़ें जा सकते हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचनी चाहिए। अब रोड ही नहीं है वहाँ पर तो कैसे पहुँचेंगे हम सही समय पर, सही बात है कि नहीं। इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर जो पेट्रोलिंग करनी है, हमको निगरानी करनी है अपने बॉर्डर की, उसके लिए भी तो रोड वगैरह सब चाहिए है ना, सुरंग वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, वहाँ पर सारी चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है, इसके अलावा जो आपका जो मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है, सेना का जो आधारभूत संरचना वहाँ तैयार होती है, वो सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, अच्छे से चाहिए। अब ये बताइए आप कि ये सारे एरिया जो हमने बात किए हैं, तो ये क्या है, पारिस्थितिक रूप से बहुत संवेदनशील है ना, ये इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है ना भाई। हिमालय का तराई क्षेत्र है, अगर
इसके अलावा कच्छ का रन है, वेटलैंड एरिया है ना। तो अगर ये सारी चीज़ों की बात किया जाए तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। यहाँ अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत आते हैं, है ना वहाँ पे। इसके अलावा जो है वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर, जीव वगैरह होंगे, बहुत सारे औषधि पौधे होंगे, कई सारी प्रजाति के पेड़ वेड़ होंगे, कई तरीके के वहाँ पे बर्ड्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी। अब वहाँ पे अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए उस पर्पज़ से आपको वहाँ पे क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है अगर, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई भी काम करने से, कोई भी वहाँ पे कुछ अगर आपको बनाना है, करना है अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए क्लियरेंस की ज़रूरत है, अनुमति की ज़रूरत है ना। इकोलॉजिकली मतलब या पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल जो एक क्लियरेंस मिलता है ना, ऐसे सेंसिटिव एरिया में कुछ आपको करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करने हैं, तो वहाँ पे कुछ भी निर्माण कार्य करने के लिए आपको पहले क्लियरेंस चाहिए, एक अनुमति चाहिए ना। तो वो अनुमति आपको क्या दे दिया जाता है, ऐसे ही दे दिया जाता है। किसके नाम पर? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ पे हम अपने पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं ना, है ना। नेचुरल जो एक हैबिटेट है वहाँ पे जंगली जानवरों का, इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे खास तरीके की प्रजाति के पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पे क्या हो रहा है, एक तरीके का थ्रेट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बताइए आप कि यहाँ पे एक जो है एथिकल डायलेमा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इन्वायरमेंट, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। और जब आप क्या करते हैं, ये जब आप एक क्लियरेंस देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मानक है, जो ट्रांसपेरेंसी, जो सारी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, वो सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि सेना का काम है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सीक्रेट होता है सारी चीज़ें ना, गोपनीयता बहुत ज़रूरी होती है, तो वहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। तो एक और वहाँ डायलेमा क्या आ जाता है, एक तरफ जो है सिक्योरिटी है और दूसरी तरफ आपका ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना। और ऐसी जगह की बात करें हम, तो ऐसी जगह में हमने क्या देखा, डायलेमा क्या आ रहा है, एथिकल डायलेमा क्या क्या आ रहा है, बताइए। पहला क्या देखा, डायलेमा, ठीक है। एथिकल डायलेमा इसकी बात करें अगर हम, तो क्या क्या आ रहा है, पहला वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिक्योरिटी वर्सेस इन्वायरमेंट, ठीक है ना, एक चीज हो गया। दूसरा हमने क्या देखा, हाँ, ट्रांसपेरेंसी। और क्या देखा हमने। अब वहाँ पे अगर ये कहा जाए कि जो अपने जो वहाँ जो लोग रहते हैं मतलब वहाँ पे एबोरिजिन्स होंगे, आदिवासी वगैरह, ट्राइब्स वगैरह होंगे ना वहाँ पे, है ना। तो आप जब यहाँ पे ये सारी चीज़ निर्माण कार्य करेंगे, अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उनका विस्थापन होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो नैतिक दुविधा जो है वो क्या आ जा रही है आपकी, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे, सिक्योरिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वहाँ के, या फिर एक कहा जाए डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी विकास बनाम विस्थापन हो जाएगा, है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है वहाँ पे, अगर आप ये बताइए आप कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल ओरिएंटेड सारे काम किए जा रहे हैं ना, एक व्यक्ति के हित में सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ आपका क्या आ रहा है, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड भी तो होना चाहिए, इकोलॉजिकल ओरिएंटेड भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब कई तरीके के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एथिकल डायलेमा जो है पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब किया क्या जाना चाहिए भाई, अपनी सिक्योरिटी से तो अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अपना जो है इन्वायरमेंट की बात किया जाए, तो इन्वायरमेंट से भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या किया जाए फिर, तो ये किया जाए कि हमें ना ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे क्या हो कि कम से कम पर्यावरणीय हानि हो, क्षति हो कम से कम, ठीक है। जैसे टनल बनाना है, सुरंग बनाना है, तो इसका मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आप, है ना। इसके अलावा आपको वहाँ पे तत्काल कोई निर्णय लेकर के वहाँ पे अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपने अगर कुछ किया है, इसका मतलब आपने तात्कालिक चीज़ें, तात्कालिक ज़रूरतों को देखा है, दीर्घकालिक ज़रूरतों को नहीं देखा है आपने। तो एक नैतिक दुविधा क्या हो गई यहाँ पे, एक जो क्या हो गया तात्कालिक, और दूसरा क्या हो गया वर्सेस दीर्घकालिक, है ना। ये भी क्या हुआ, एक मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या हो गया, एक हुआ ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ठीक है, आपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपने तात्कालिक व्यू जो है, अपने शॉर्ट टर्म का जो व्यू लिया है, तो ध्यान रखना है कि अभी के लिए तो आपने कर लिया है ना, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जो पर्यावरण के जो सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो रूल बने हुए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे।
अभी के लिए हम आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए अब आपके जो रूल रेगुलेशन एक्ट वगैरह हैं, तो इसका मतलब ये है इसके बाद आपको बहुत कड़ाई से उन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने पेड़ काटे हैं तो उसी प्रजाति के और पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन अगर पैदा नहीं हो रही है तो आपको अलाउ बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि आप वहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँ। आप ये अभी की ज़रूरत है ना। इसका मतलब ये है कि अभी जो है वहाँ पे आप ये काम कर लीजिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वहाँ का नुकसान पहुँचाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मुद्दा ये भी देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाला, वहाँ के लोग रहने वाले जो डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है रिहेबिलिटेशन का अच्छा से वहाँ पे प्रोग्राम बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी कार्य किया जाए तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उनको उसमें पार्टिसिपेंट बनाया जाए, भागीदार बनाया जाए, है ना, ताकि उनके सहयोग को भी प्राप्त किया जा सके और उनकी बातों को सुना जा सके, है ना। और यहाँ से जो भी लाभ होगा, अगर इसका मतलब ये है कि उन लोगों को देवकी का हुआ तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे वहाँ पे उनको एक कंपनसेशन दिया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और इसके साथ ही साथ उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा उसमें सारे प्रोसीजर में, सारे डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे अपनी पॉलिसी लेकर के चलना है। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? ये क्वेश्चन कंप्लीट? आगे चलें। महान विचारकों के 3 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है, क्या कन्वे करता है, क्या मैसेज देता है, आप क्या सीखते हैं उससे ना। इसका कहने मतलब ये है, गिवन बिलो आर 3 कोटेशंस ऑफ ग्रेट थिंकर्स, व्हाट डू ईच ऑफ दीज कोटेशंस कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, आज के संदर्भ में। जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। Those who in trouble untroubled are will trouble itself। ये थिरुवल्लुवर, नाम इनका नाम सुना है आपने, संगम साहित्य वाले हैं ना, हाँ ठीक। तो इन्होंने ऐसा कहा है, तो आप क्या सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है? इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि आप परेशानियों में ना अपना आपा मत खोइए, आप कीप योर कूल, एकदम काम रहिए, बने रहिए आप अपने आप को, और उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ दिनों में सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई है आपको, ठीक। तो आपको अपने आप को शांत बनाए रखना है। कोई एग्जांपल है इसका? क्या? मतलब ऐतिहासिक, धार्मिक, कोई भी आपके पास। जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा है तो उसमें चैत्रवध वाला सीन है जिसमें एकदम साया होने वाला है, तो वो एक्चुअली क्या, वो पीछे चला गया ना, वो समकालीन आज के समय की बात हो रही है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए। नहीं, जो लिखा हुआ था ना, जो इसके पहले जो था क्वेश्चन जो था, उसमें समकालीन लिखा हुआ है कि आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है उसका क्या रिलेवेंसी है, इसको पूछा हुआ है आपसे। आज के संदर्भ में कोई प्रैक्टिकल आपको कोई एग्जांपल देना है। हाँ, यूपीएससी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा। और अमित शाह का एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल है जब देखिए, ऐसे कोई एग्जांपल जो है ना देने से थोड़ा सा बचाइएगा ना, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए, है ना, वैसा देने से बचिएगा। नहीं, 2013 या 14 तक शायद उनको क्लीन चिट नहीं मिली और 2013-14 में शायद क्लीन चिट मिली, और उसके बाद जब प्रोग्राम मतलब वो केस जो चल रहे थे ना सारे केस, ठीक है, अच्छा ठीक है। और इसके अलावा कभी कोई मुसीबत आन पड़ी है, आप एकदम शांत, बस सिंपल सा सोचना है इसमें, सिंपल सा लिखना है इसमें, और कुछ नहीं, है ना। आप एक आध एग्जाम्पल, जैसे इंदिरा गांधी के समय में जब वो पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण जो हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला, तो एक मुसीबत आके हमारे सामने खड़ी हो चुकी थी। कौन? अमेरिका। सातवां बेड़ा जो है आके खड़ा हुआ था और साफ साफ सीधे से धमकी दे रहे थे। अभी बताइए आप कि अमेरिका जैसा, और हम किस समय की बात कर रहे हैं, 1971 की बात हो रही है ना, उस समय हम कितना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी, कितना हमारा विकास हो चुका था। सही मायने में सही चीज़, हम अपना पेट भी नहीं भर पाते थे, सही बात है कि नहीं, गरीबी एकदम ऊपर लेवल पे, बहुत सारी परेशानी, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, है ना। और पॉलिटिकली टर्बुलेंस चल ही रहा था देश में, है ना, बहुत सारे आंदोलन वगैरह आपने सुना हो उस दौरान, है ना।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये कहा जाए कि अंदर भी बड़ा तहस नहस चल रहा था, बड़ा उथल पुथल चल रहा था। इंदिरा गांधी के समय में ना एक्चुअली क्या है कि उनके समय में उनका एक जो सिंडिकेट था कांग्रेस में, 3-4-5 पुराने बुजुर्ग लोग थे जो क्या कहना जो ये चाहते थे ना कि इंदिरा गांधी बस हमारी जो है एक गूंगी गुड़िया की तरह काम करे, जो हम बोले वैसा करे, ये है। तो उनको पसंद नहीं था, बोले कि देश मुझे चलाना, सारी चीज़ मैं करना है, तो डिसीजन मेरा होना चाहिए सारी चीज़ें। तो उनके खिलाफ अंदर ही अंदर बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं आंदोलन वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। फिर देश में भी बहुत सारा जो है घुसपैठियों की समस्या वो है ना, उस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठी है ना। और इसके अलावा जो है एक तरफ पाकिस्तान, कबायली और जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था ही। देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, असमानता जैसी परेशानियाँ जूझ ही रही थी। मतलब हर तरीके की परेशानियाँ वहाँ पे थीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना आपा नहीं खोया, और ऊपर से कोड़ में खाज कि वहाँ पे अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भी भेज दिया, हमारे बिल्कुल नीचे हमारे खड़ा था ज़मीन के पास, ठीक है। उस दौरान भी उन्होंने क्या बहुत कूल होकर काम किया, और काम करने के साथ ही उन्होंने क्या किया, धैर्य से काम किया। रूस से अपना पहले बातचीत कर लिया, सारी चीज़ कर लिया, इसके बाद धैर्य से अपने बोले कि तुमको जो करना है करना, हमारा जो भी काम करना है वो करें, बिना कुछ नोटिस किए किसी को अपना काम कर दिया। हमेशा के लिए कोर्स जैसे चीज़ जो है ख़त्म हो गई देश के लिए, है ना। इसका मतलब ये है कि शांत रह करके चीज़ें जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं, घबराएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक प्रशासन की अगर बात करें हम, तो प्रशासन में भी देख लीजिए आप चीज़ को, आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया। इसका मतलब आपको चेक किया जाएगा, याद रखिएगा कि आप मॉरली कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली कितने स्ट्रांग हैं आप, ठीक है ना। और बहुत तंग किया भी जा सकता है आपको, ये भी याद रखिएगा, इरिटेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अभी के समय में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ये प्रेशर वो प्रेशर सब चल ही रहा है, जानते ही हमेशा की तरह होता है। तो इसका मतलब ये है ना कि आपको क्या होना पड़ेगा, एकदम शांत रहना। मुसीबत चाहे जितने भी आ जाए, आपको शांत रहना है, और धीरे धीरे वो परेशानियाँ जो हैं अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। और जब आप कूल रहते हैं ना, तो आपका दिमाग भी काम करता है, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं आप। लेकिन जब डर जाएंगे ना, तो इसका मतलब जो अच्छे काम भी हो सकते थे ना, वो भी काम आपसे गड़बड़ होने लगते हैं। सही बात है ना। तो प्रशासन के संदर्भ में बात करना हो, तो प्रशासन के सामने तो बहुत सारे चैलेंजेज हैं, है ना भाई। इसके अलावा अगर देश की स्तर पर बात किया जाए, अगर गरीबी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब चीज़ें है ही हैं, भाषावाद है ही है ना, करप्शन है। इसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं उसको, वो जो अपराध जो है, वो क्राइम रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा है। तो कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी दिक्कतें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसी दिक्कतों के सामने जो है आपको थोड़ा सा कूल रहना है। कूल रह करके क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। इसमें भी आपको डिसीजन लेने में बहुत सारे नेताओं का प्रेशर, तो इनका प्रेशर, तो उनका प्रेशर रहता ही रहता है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर अपना अलग प्रेशर बना के रखता है ना। छुटभैया नेता जो है कुछ अपना अलग प्रकार का प्रेशर बना के रखते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, आपको सारे प्रेशर को हैंडल करना है, और फिर उसके बाद कूल होकर के आपको अपने डिसीजन लेने हैं, काम करना है आपको, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको रहना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, चलें हम आगे। चलिए, हम कुछ कहना है क्या? एक ये है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है। विलियम जोन्स ने कहा था ये बात, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट अ ह्यूमन। अभी ये कब पैदा हुए थे, कब लिखे थे, मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने माई जनरेशन लिख दिया, तब बोले सर उस जनरेशन की बात लिखनी है क्या? नहीं, आज के बारे में लिखनी है ना। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाई अल्टरिंग हिज एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे ना वो अपना वाला एटीट्यूड मत समझ लीजिएगा, जो आजकल एटीट्यूड इस्तेमाल होता है, बड़ा एटीट्यूड है यार उसमें, ऐसा ये वाला नहीं है ना। यहाँ एटीट्यूड का मतलब जो होगा ना, वो क्या होगा, आपका अप्रोच, दृष्टिकोण, है ना, ये होता है। इस एटीट्यूड का मतलब अप्रोच लेना है, यानी दृष्टिकोण होता है इसका मतलब। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आपकी अपनी लाइफ, मैं कुछ एग्जांपल अपना ही दे देता हूँ ताकि आपको अपनी बात समझ में आ जाए ना, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी तो यही था ना, है ना। अगर हम ये कहते हैं कि जो समस्या आई है, समस्या को हम क्या मान लें, एक अवसर मान लें, तो दृष्टिकोण ही तो हुआ ना ये। समस्या को समस्या नहीं देखें, बल्कि समस्या को हम अपना क्या मान लें, अवसर मान लें। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यही वाला क्वेश्चन है जो पीछे वाला भी था एक तरीके से,
है ना, लगा मतलब लगभग सही है सारे क्वेश्चन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं, एक तो सुनिए, मैं जो सच्चाई है, जो मैं यूपीएससी फील्ड में आया, भले 2 बार इंटरव्यू मैंने दे दिया, लेकिन मैं इस फील्ड में ढकेला गया था। ठीक, नालायक तो था ही मैं, तो मुझे इस फील्ड में ढकेला गया था। ऐसा नहीं था कि मैं खुद से कुछ सोचा था। एक्चुअली मेरे पापा मेरे बहुत ज़्यादा मुझे ताना मारा करते थे। ताना कैसा हुआ करता था कि पढ़ना लिखना रहा था नहीं, मुझे ज़्यादा खेलना बदमाशी करना ये सब चीज़ों में था। वैसे इस चेहरे को देख के लगता नहीं होगा ना, सही बात है ना, बड़ा शरीफ टाइप का लग रहा हूँ मैं ना, लेकिन था नहीं ऐसा एक्चुअल में। तो अब हुआ क्या कि मेरे पापा हमेशा मुझे ताना मारा करते थे, क्या, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। ठीक, मतलब ताना है ना ये, तो मेरे लिए कलेक्टर, जब वो ताना मार रहे तो मैं सोचा कि कलेक्टर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी जो मैं नहीं कर सकता हूँ, कि पापा मेरे लिए अच्छा तो बोल नहीं रहे, कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद पापा के दोस्त लोग जो है ना, उनके बच्चे जो है पढ़ रहा, मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करने जा रहे थे, मतलब वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे पापा को कहा, तो इसका मतलब मैंने कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया था, तो कहीं थोड़ा बहुत जॉब वॉब कर रहा था मैं, तो उस समय भी पैसा थोड़ा बहुत आने लगा था, तो उसको भी उड़ाता था मैं, तो यही सारी चीज़ें होती थी। तो पापा जो है मुझे ज़बरदस्ती क्या किए कि इस फील्ड में धकेले, कि वो लोग गए हैं, तुम लोग भी जाओ, तुम भी जाओ। तो मैं गया, और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे मेरा पहले ही टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर, उसके बाद धीरे धीरे मैं सबके बीच में अपनी जगह बना लिया। यहाँ तक कि जो क्लास वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वो लोग मतलब सर से जाके डायरेक्टर से डायरेक्टली करते थे ये कि मुख्तार के साथ जो है वो आप वो हम लोग का ग्रुप डिस्कशन का पार्टनर हमारा बना दीजिए, खासकर लड़कियाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं मतलब एक तरीके से मेरा एक एहसास होने लगा कि मेरे अंदर भी कुछ है, इस टाइप की कुछ चीज़ें, है ना, लेकिन नालायकी नहीं जा रही थी, उस तरीके से सिंसियर होकर पढ़ाई नहीं करता था मैं, है ना। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि सारी नालायकी है मेरी, ये सारी चीज़ें नालायकी हैं। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं इस फील्ड में भी आया, कोचिंग के फील्ड में भी आया, तो ये भी ऑल ऑफ सडन हुआ, बिना कुछ सोचे समझे इसमें आया, बल्कि मुझे ढलाया गया। मैं उस समय प्रयागराज में था, तो प्रयागराज में था उस समय एक बड़े टीचर हैं, आज भी बहुत बड़ा नाम है, और वो जो है हिस्ट्री के बहुत बड़े टीचर, तो वो मुझे शायद जानते थे, मैं उनको जानते ही नहीं था इससे पहले। तो उन्होंने अचानक मुझे एक दिन फ़ोन किया। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था और मैं बहुत डिप्रेशन में था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान था, कुछ दवाइयाँ भी मुझे लेनी पड़ रही थी, नींद ही नहीं आती थी मुझे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके उसके बाद उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे, और ऐसा ऐसा कुछ, बाकी उसने कुछ बताया नहीं, उन्होंने बुला लिया मुझे। मैं बोला ठीक है, अब नाम तो सुना हुआ था ही, लेकिन मैं उनको पर्सनली कुछ नहीं जानता था, ना ही वो मुझे जानते थे उस तरीके, लेकिन पता नहीं कहाँ से जानते थे, मुझे नहीं मालूम। तो मैं गया उनके पास, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्लास थी उनकी, क्लास में उन्होंने पहले बता दिया था बाहर काउंसलर को कि ये आएंगे, ये पर्सन आएंगे, तो आप मुझे बता देना क्लास में। तो मैं पहुंचा, जैसे मैं बताया कि सर ने बुलाया मुझे, तो उसके बाद वो अंदर जाके बताई, तो फिर वो तुरंत मुझे अपने क्लासरूम में ही बुला लिए। सामने बड़ी सी क्लास, पूरे क्लास में बच्चे पूरे भरे पड़े हुए हैं। उसके बाद वो मुझे अपने डाइस पे बुला करके फिर बोलते हैं कि मेरा नाम इंट्रोड्यूस करा है, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है, और ये है वो है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। मैं बोला है अब सोचिए, मैं मतलब सोच के थोड़ी गया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, है ना। और उसके बाद बोल करके वो बाहर निकल गया, मेरे पैर ऐसे ऐसे कांपने शुरू हो गए, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन ना पता नहीं क्या हुआ था। मैं इसी चीज़ को ये बताना चाह रहा हूँ कि समस्या, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जहाँ मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन ना ये मेरे लिए अवसर का काम किया। अवसर का काम करने का मतलब क्या हुआ, अब पता नहीं अवसर है कि क्या है, नहीं मालूम। शायद मैं पढ़ाई करता होता तो शायद सिलेक्शन हो जाता, PSC वगैरह में हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मैं फील्ड में ही रह गया, इसी में ही रह गया। मेरे कई दोस्त जो है सेलेक्ट हो गए। आपके छत्तीसगढ़ में विजय पांडे हैं, आज अच्छी पोस्ट पे है ना। तो हम लोग ने साथ में इंटरव्यू दिया था, पहला इंटरव्यू, है ना, विजय पांडे और मैं। तो अब हुआ ये कि फिर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आ गई। मैं डिप्रेशन में चला था, मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया था, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई। और हिम्मत आने के बाद मुझे नहीं मालूम है कि मैं हिम्मती हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता रहा है, ठीक है। तो अब मैं हिम्मती हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ना पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह से ये बात निकली कि देखिए मेरे पैर काँप रहे हैं। बच्चों से मैंने कहा, देखिए मेरे पैर काँप रहे हैं और मेरी आवाज़ लरज़ रही है ना। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो आपको काम की लगती है तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, और हो सकता है इससे मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाए, तो मैं शायद कुछ और अच्छी चीज़ आपके साथ कर लूँ। तो मैं इतना बोल के बताना शुरू किया, और पता नहीं कैसे, मुझे ये नहीं मालूम था, इतने अच्छे से मैंने बताना शुरू किया, क्लास में तालियां बजने लगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
तो वो क्या था मेरे लिए, एक तरीके से समस्या एक अवसर के तौर पे मेरे पास आई, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। दूसरी बात, अब ये जो है अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है, अब इस पे आते हैं हम, है ना। मैं आपको 2-3 चीज़ें से बताना चाह रहा हूँ, ये लंबा जाएगा ना, लंबा जाएगा ने गांधी जी पे एक प्रश्न आता है आपका कि गांधी जी को महान परिस्थितियों ने बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि वो प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिमांशी थोड़ा मुस्कुराओ, हाँ ऐसे, अब बस करो अब एकदम लगातार तो मैं पूरा 32 बाहर, ठीक है, रिलैक्स रहिए ना, एकदम अच्छे लाइट मोड में पढ़ाई कीजिए आप, है ना। तो अब जो कि पढ़ा तो हो नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या क्या है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप ही को पढ़ाना है, हो गया ये फाइनल कर दिया उन्होंने। अब मैं कोई बात को ना नहीं कह सकता था, इतनी हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर, है ना। तो अब इसके बाद दूसरे दिन भी क्लास में, अब क्लास में मेरे लिए मैंने 24 घंटे का टेंशन हो गया, वो 24 घंटे का टेंशन हो गया। अब मैं यही डर रहा हूँ कि कोई बच्चा मुझसे सवाल ना पूछ दे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्लास में गया हूँ दूसरे दिन ना, तो कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ तो मैंने उसका आंसर दे दिया, है ना। उसके बाद 1 दिन 2 दिन ऐसे ही हुआ, कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ, मैंने उसका आंसर दे दिया। उसके बाद मैं ऐसी टेंशन में था, मैं उससे इरिटेट हो गया था, अपनी मुसीबत से इरिटेट हो गया था, मतलब ये समझिए आप, ठीक है ना। मतलब मुसीबत, मेरी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ा रही थी, है ना। मैं चाह रहा था मुसीबत जो है अपनी मुसीबत बढ़ाए, मेरी ना, है ना। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे अचानक ऐसी टेंशन में था, इरिटेट होने लगा था। तो कभी कभी क्या होता है, दर्द जब क्या होता है हद से गुजर जाता है ना, तो वो दर्द जो है दवा बन जाती है। थोड़ा शायराना हो रहा हूँ इस मामले में, शक मत कीजिएगा मुझ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ कि मैं जो है उस दिन मुझे लगा कि यार अभी तक जितने बच्चों ने जो सवाल पूछे हैं तो मैंने बता ही दिया है, और उनके सवाल पूछने की वजह से मैं जो चीज़ पहले सोच नहीं रहा था, फोकस नहीं कर रहा था, मेरी सोच में वो एक नया डायमेंशन क्रिएट हो गया, है ना भाई। अब मैं उस डायमेंशन में भी सोचने लगा, उस चीज़ को जो मैं उसको पढ़ा रहा था, अब एक नए डायमेंशन में सोचने लगा। इसका मतलब ये है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं क्लास में से घर पे आने के बाद वो सारी चीज़ देख रहा हूँ और सारे डायमेंशन मेरे खुल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब उसके बाद मैं अगली क्लास में जब गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन अगर उठा तो ने बच्चों को ना फिर कई डायमेंशन में उस चीज़ को जब समझाया है, बच्चे बहुत खुश हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं उससे घबरा रहा होता, मैं उसको समस्या मान रहा होता, मैं उसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मानता, इसका मतलब वो प्रेशर मेरे पर बना रहता, टेंशन बना रहता, और मैं उसी समय बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता। आज जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ अगर आपकी टीचिंग को, तो इसका मतलब ये है कि वो दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया उसकी वजह से। और आज आप हर रोज़ महसूस करते होंगे क्लास में आने के बाद में पहला सवाल यही रहता है, कुछ पूछना है, सही बात है कि नहीं। और लास्ट तक पूछता रहता हूँ कि कुछ पूछना है, कहीं कोई दिक्कत है, पूछता रहता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ आपका विकास हो, इसके पीछे रीज़न ये भी है कि MM आलम का एक क्या हो, निर्माण हो, और बेहतर निर्माण हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। और यही रास्ता जो है ना, ये कहाँ जाता है, यही रास्ता जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके इसी पेपर में क्वेश्चन है ये, है ना, हम लोग बात करेंगे इस पे। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है ना। क्या चाहिए इनको, एक पूरी पर्सनालिटी चाहिए ना। अच्छे समझ में आ रही बात। मैं पहले दिन से आपको यही बात समझा रहा हूँ कि IAS का मतलब क्या होता है, क्या बनना है आपको, क्या पढ़ना है, और पढ़ करके आपको क्या किस तरीके से तैयार करना है अपने आप को। मेरी बात समझ में आई अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना कि हमने क्या बात की, एक क्वेश्चन की बात की थी ना अभी। क्या क्वेश्चन की बात की थी हमने ये बात किया था कि क्वेश्चन ये है कि गांधी जी को परिस्थितियों ने महान बनाया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो सर्कमस्टांसेस है, कंडीशंस हैं, अगर इसकी बात करें हम, ये आपके विपरीत है, मुसीबत के तौर पे, समस्या के तौर पे, यही ना हुआ, सही बात है ना। और अगर ये परिस्थिति जो है आप इसके अगर अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है परिस्थितियों के गुलाम हो जाना, यही मतलब हुआ ना। परिस्थितियों को गुलाम हो जाएंगे आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप हारते ही रहेंगे, हमेशा समस्याओं से भागते रहेंगे, कभी उसका सामना नहीं कर पाएंगे,
सही बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे परिस्थितियाँ अगर विपरीत आ रही हैं और यहाँ पे आपने अपना एटीट्यूड ही चेंज कर दिया, समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक क्या मान लिया आपने, अवसर मान लिया। ठीक, कुछ ना कुछ मुझे दे के जाएगा, मुझसे कुछ ले के नहीं जाएगा, ये कम से कम अनुभव तो दे के जाएगा ना, कम से कम कुछ सीख, कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स तो दे के जाएगा ना, मुझसे कुछ ले के नहीं जाएगा। क्या था मेरा, क्या ले के मैं आया था। दार्शनिक लोग ऐसी बातें करते हैं ना, ठीक है ना। इसका मतलब जब आप ये सोच लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है एकदम आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। अब वही समस्या जो है ना आपको क्या होगी, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, आपकी पूरे लाइफ को चेंज करके रख देगी। गांधी आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, बड़े इज्जत बड़े सम्मान के साथ देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में, करोड़ों लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बड़ी चीज़ क्या थी, बड़ी चीज़ क्या थी, एटीट्यूड चेंज, सिर्फ सोच दृष्टिकोण में परिवर्तन। उसी से उन्होंने सारा चीज़ जो है बदल करके रख दिया। उन्होंने निडरता, हमारे यहाँ जो है ना, आप अगर फियरलेस की बात कर रहे हैं, अगर फियरलेस की बात कर रहे हैं अगर, इसका मतलब ये है कि जो निर्भीक है, बिना डर का है, इसका मतलब उसको मानते हैं जो सामने वाला कोई परेशान करे तो पकड़ के उसको बढ़िया से कूट दे, है ना। लेकिन गांधी जी के लिए परिभाषा क्या थी, नीडर का होने का मतलब ये हुआ कि गलत के सामने नहीं झुकना है, सही के सामने सर झुका देना है, गलत के सामने नहीं झुकूंगा। आप मुझे मेरी जान ले लो, मार के ख़त्म कर दो आप। सही मायने में तो नीडर ये हुआ ना। इसका मतलब उन्होंने अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। अभी बताइए उस हाड़ मांस के आदमी की अगर बात करें, पूरी अंग्रेजी सत्ता जो है, इतनी मजबूत सत्ता जो है, कांप गई उनके सामने। सही बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक एटीट्यूड चेंज, एक दृष्टिकोण में परिवर्तन, आपका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। वही परिवर्तन आपको चाहिए अब। सही बात है कि नहीं, यही परिवर्तन आपको भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। सही बात है ना। अब एक आगे एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा वाला ले लेते हैं जो आप लोग पसंद आएगा, है ना। कुछ पकड़ लिए क्या, समझ गए क्या आप लोग, क्या? नहीं नहीं निधि नहीं समझे हैं, मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ। ऐसे ही बोल देते ना, ऐसे ही बोल देते इस उम्र में अब वही थोड़ा सा खुला हुआ समाज हो गया, ओपन सोसाइटी हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर हो गया, है ना। तो कोई कभी इसके साथ, कोई कभी उसके साथ, डीच करना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना भाई। तो ऐसे में क्या होता है कि एसिड अटैक भी कर देते हैं लोग, है ना, जान से मार देते हैं, बदला लेने किसी भी हद तक चले जाते हैं, सारी चीज़ें होता है ऐसा ना, है। इससे ज़्यादा ओपन सोसाइटी तो कहाँ है, वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना। वहाँ ये सुनते हैं आप, फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क कहाँ आया वहाँ पे। अब ये समझिए ज़रा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड है, वो किसी लड़के के साथ अगर अपने कमरे में है और आपको पता है कि वो, तो आप उसकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल करते हैं, बिना नॉक किए जो है, बिना उसकी इजाज़त के अंदर इंटर नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, कौन है तुम्हारे साथ। फ़र्क है ये, बहुत ध्यान समझिएगा। उनका एजुकेशन सिस्टम, उनके सोसाइटी के वैल्यूज, वो सारी चीज़ें, मतलब एक परिवार में आपके माँ बाप जो है, आपको क्या सिखाए हैं, क्या बताए हैं। अगर एक लड़की, एक महिला की इज्जत करना सिखाया है आपके माँ बाप ने, अगर आप क्या है पूरी तरह जातिवादी हैं और आप इस तरीके समझते हैं कि सारी जो है मतलब ये महिला जो है, एक स्त्री जो है, वो केवल पुरुषों की सेवा करने के लिए आई है, उसके ऊपर सारे जो है ड्यूटीज़ हैं, अधिकार सिर्फ मर्दों के पास हैं, अगर यही आप सीखते हुए आए हैं। आपने देखा है कि आपकी बहन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है परिवार में, बहन को दूध नहीं देते हैं लेकिन आपको देते हैं, फल फ्रूट या कोई भी चीज़ आती है तो बहन को नहीं, बल्कि नए कपड़े, बर्थडे वगैरह सब आपके ज़्यादा अच्छे सेलिब्रेट होते हैं। इसका मतलब आप अपने परिवार से क्या सीखे, भेदभाव, जेंडर इक्वालिटी वाला वैल्यूज़ तो नहीं आया ना आपके अंदर। इसका मतलब बड़े होकर क्या करेंगे आप, बड़े होने के बाद एक जो महिला है, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा इस नज़र से देखेंगे कि वो मेरे लिए क्या है, एक साधन है, एक सामान है मेरे लिए, इसको मुझे यूज़ करना है, ठीक है, और वो मेरी सेवा करने के लिए ही आई है, यही संस्कार मुझे दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो मान लीजिए वो आपको पसंद नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, वो मना कर दे रही है, इसका मतलब आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो क्या मर्द है ना, परिवार से आपने यही वैल्यू लेकर के आप इस तरीके से बड़े हुए हैं ना, मुझे मना कर दी, बताता हूँ रुक तुझे,
अब उसके साथ आप गलत भी कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, उसके एसिड अटैक कर सकते हैं, कुछ भी गलत, उसके कम से कम उसको बदनाम तो कर ही सकते हैं ना। सोशल मीडिया पे तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं आज, है ना, सही बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या है कि सभी को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरलिटी है उसका एजुकेशन सब जगह चले और परिवार के अंदर इस तरीके के वैल्यूज़ आएँ और वैल्यूज़ जो है वो अपने बच्चों को दें, और इस तरीके से क्या हो, अगर समाज का निर्माण हो अगर ना, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें इतनी अच्छे से चलेंगी, इतनी ईजी गोइंग होंगी कि फिर वहाँ पे कोई बड़े कानून, किसी कड़े कानून की ज़रूरत ही नहीं होगी। कड़ा कानून जो होता है किसी देश में ना, वो हमेशा जो है ना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, हम लोग बात करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ समझिएगा। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है? ये बातें समझ में आ रही हैं आपको अच्छे से? तो क्वेश्चन कितना आसान है ना, बस आपको इस पल को जीना भर है, आपको इस पल को समझना भर है, आपको एक्सपीरियंस जो है अपने शेयर करना है इसमें बस, ठीक? तो अपनी ज़िंदगी का कोई एग्जाम्पल बता के देखिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में एक महिला का सम्मान को बताया गया है और ये बताया गया है कि आपको टॉलरेंस जो है, सहिष्णुता कितना इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बताया गया है कि जो आपके जो अगेंस्ट है उसको भी आपको क्या करना है, आपको उसके बातों, उसके विचारों को भी सम्मान देना है। अगर आपको कोई डिसलाइक करता है, आपको रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब उसकी पसंद मान करके आपको उसको क्या करना है, सम्मान देना है, और आप अपना उसको अचीवमेंट माने। अपनी उपलब्धि का भी क्या है, पैमाना है ना भाई। तो आपकी उपलब्धि के पैमाने में ये बताया गया है कि आपकी उपलब्धि ये है कि आप मर्दानगी दिखाएं, आप मर्दान हैं, मर्द हैं एकदम, सही बात है ना। इसका मतलब आप अपनी उपलब्धि किस में मानेंगे, उस पर एसिड अटैक करके मारेंगे, सही बात है ना। लेकिन आपको जब ये बताया गया है कि एक महिला का मतलब क्या होता है, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक देवी के रूप में, हर तरीके की अच्छी चीज़ बताई गई है आपको। इसका मतलब ये है, साथ में आपको ये बताया गया है कि त्याग की भावना जो है, या त्याग करते हैं किसी के लिए, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, आपको ये वैल्यू दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या जिससे आप प्रेम करते हैं, कल को वो बोल सकती है कि देखो मुझे ना वो लड़का पसंद है, मैं उसके साथ शादी, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। इसका मतलब ये है कि आपको तो त्याग की भावना सिखाई गई है ना, तो आपके अंदर त्याग की भावना आ जाती है कि चलो यार, मैं तो उसे प्यार करता हूँ ना, अगर वो उसके साथ खुश रहना चाहती है तो इसका मतलब मेरी खुशी तो उसकी खुशी में है ना, इसका मतलब चलो ठीक है। आप जानते हैं ऐसा त्याग करने के बाद भी आप खुश रहेंगे, सोचिए। आप एसिड अटैक नहीं करेंगे, आप अपराध नहीं करेंगे फिर आप। और समाज में जब सब कुछ ऐसे ही होने लगेगा तो इसका मतलब हर आदमी अपनी चॉइस के साथ जी सकता है, हर आदमी जो है खुशी के साथ जी सकता है, कहीं उसको किसी तरीके का रिजेक्शन जो है, अपनी बेइज्जती फील नहीं होगी। ये चीज़ें कहाँ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, अपने देश में नहीं है। समझ में आ रहा है? अप्रोच चेंज होने का मतलब समझ में आ रहा है अच्छे से। उसी तरीके से क्या है, इस चीज़ को ले आइए आप कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में ले आइए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आइए। अगर एक बंदा जो है अपने देश में, आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी के मीन्स यानी औपचारिक जो साधन है नियंत्रण रखने के लिए, जिम्मेदार बनाए रखने के लिए, बड़ा कमज़ोर सा है। आरटीआई एक्ट को लगातार सरकार कमज़ोर की चली जा रही है, ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो मुद्दा यही चल रहा है कि बैक एंड और फ्रंट एंड कौन सा बेहतर है, और ज़्यादातर यहाँ पे बायस दिखाई पड़ रहा है, इनबिल्ट बायसनेस दिखाई पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। किसमें दिखाई पड़ रहा है, बैक एंड में दिखाई पड़ रहा है, जबकि फ्रंट एंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि वो जो सोशल ऑडिट वगैरह कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आरटीआई में सूचना मांगे, सीधा मना कर दिया जा रहा है कि हमें सूचना नहीं देंगे आपको। हर चीज़ में क्या है, गोपनीयता है ना। इलेक्शन कमीशन से मांग लीजिए, अगर क्या है कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज मान लीजिए तो बोलता है कि माँ बहनों का हम कैसे दे सकते हैं, तो काहे लगाए हो वहाँ पे कैमरा भाई। बाथरूम थोड़ी है यार, किसी बाथरूम में थोड़ी कैमरा लगाए हो आप, वो तो आप ट्रांसपेरेंसी के लिए लगाए हो और बोल रहे हैं ऐसे, मतलब हंसी मजाक वाली बात हो जा रही है। तो अब इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप, इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि अगर ये कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी जैसे मीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे देश में नहीं है ना, और इस तरह के पूरा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, बहुत बड़े चेंजेस करने होंगे अपने देश में। वो चेंजेस क्या होंगे, एजुकेशन सिस्टम में। और अगर समझदार हो रहे हैं क्लास में, तो आप अपने घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे वैल्यू सिस्टम जो है आप बड़े या छोटे किसी को भी देना चाहें, तर्क की कसौटी पे कस के चीज़ें समझाना चाहें, समझा सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक माहौल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले आगे। अब ये सब चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करना है ना, है ना। तो अब जैसे इस्तेमाल करना है, इसका मतलब क्या हुआ,
एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ का, ये वाला एटीट्यूड चेंज। अगर आप अपने आप को स्वामी मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारी मतलब ये भौकाल टाइट एकदम, है ना, अगर ये मानते हैं तो आप सर्विस स्पिरिट नहीं होगी, आप में सेवा भावना ही नहीं सकती। सही बात है कि नहीं? तो अब ये चीज़ है कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज में क्या बोलेंगे आप, मैं तो जनता का सेवक हूँ, स्वामी नहीं हूँ। अगर ये चेंज करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सर्विस स्पिरिट आ जाएगी, सेवा भावना आ जाएगी, आप सही से काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ जाएगी आपके अंदर। सही बात है ना? आप क्या हो जाएंगे, रेस्पॉन्सिबल होने लगेंगे, एथिकल होने लगेंगे। सही बात है कि नहीं? इसके साथ ही साथ अगर ये कहा जाए इंटीग्रिटी की बात किया जाए तो आपके यहाँ क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत मान लीजिए बहुत सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, वो यहाँ वो नहीं लगा है, कोई ऐसे, है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक साधनों में अब आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ एकदम एबंडेंट पैसा फेंका हुआ है और आप वहाँ से कुछ ले भी लेना तो कुछ पता नहीं चलेगा किसी, मतलब थोड़ा सा वहाँ से कोई चीज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन आप मैन विथ इंटीग्रिटी है, मतलब क्या हुआ, अगर आप उस समय ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे कोई तो देख नहीं रहा है लेकिन मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ ना, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपके अंदर आ गया है तो जाहिर सी बात है आपका जो एक अंतरात्मा है उसका निर्माण बड़ा अच्छा हुआ है, और उसी से आपके घर परिवार वाले सारे के सारे लोगों को आदमी समझ सकता है कि इनके परिवार वाले कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, सोसाइटी वाले कैसे हैं, जिस जहाँ पे आश्रय में रहते हैं ये वो कैसे हैं, वो उसकी सोच क्या है, सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ज़रूर ध्यान से समझिए, आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए, और जब आप ये सारी चीज़ें रख रहे हैं इसका मतलब ये है प्रशासन में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो आज तो उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग ओवरव्यू की बात कर रहे हैं ना, तो इससे परेशान मत होइएगा, हम लोग प्रॉपर तरीके से जब एथिक्स पढ़ेंगे ना क्लास में आपको जब होगा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, सारी चीज़ पढ़ाना लिखाना है मुझे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ बुक वाली नहीं है इसमें, है ना? सही बात है कि नहीं? अब तक तो यही समझ में आया ना, बुक वाली कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि कोई किताब उठा करके बहुत अच्छी एथिक्स किताब उठा के पढ़ करके आप ये कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं। जब तक आप चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे नहीं, अपनी दुनिया से अपने समाज से आप जुड़ेंगे नहीं, आपका अपना एक चिंता होगी समाज के लिए, एक बेहतरी होगी, आपके पास संविधान के कुछ मूल्य होंगे, है ना, मानवतावादी होंगे आप, तभी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम जाने अनजाने में हमारा परिवार जो है ना कितना गलत कर रहा है, भारत माता की जय कहता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो देशद्रोही है। कि क्या वैल्यू सिस्टम आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप, सोच के देखिए ज़रा, बहुत ध्यान से सोच के देखिए। वो नादानी में ही होता है, लेकिन हाँ ये है कि अब चीज़ें जो है बदलनी चाहिए। हमारी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा वैल्यू सिस्टम उसकी वजह से जो है ना बड़ा मतलब दिक्कत वाली चीज़ें पैदा कर रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? टाइम बहुत तेज़ी से भाग जाता है भाई। एक ये है, किसी कौन सा भी तीसरा सी ही चल रहा है यार, बहुत टाइम लग रहा है। किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है। सही बात है, सही बात है कि नहीं? कानून बना के कब तक, यहाँ पे वही जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है ना अपना, क्या क्या बोलिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस। ठीक है ना, कई कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बता ही दूँ ना, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, यही लास्ट करेंगे, फिर कल हम लोग करेंगे ना, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अगर हम टेक्निकली बात करें एथिक्स और मॉरलिटी का डिफरेंस की बात करें ना, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें हम, एथिक्स और मॉरलिटी के बीच में, जानते हैं इंडिया में जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो इनके बीच में लैगिंग कितनी है, कितना अंतराल है, कितना डिफरेंस है एक पर्सन में, इसी चीज़ को जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पूरा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराते हैं। कैसे? एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, आपके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्शन बने हुए हैं, आचार संहिता बना हुआ है कि आपको इसका पालन करना, नहीं करेंगे तो आपको इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तब आप नैतिक होते हैं, यानी
बाहर माध्यमों के, बाहर कानून, बाहर जो ट्रांसपेरेंसी की सीसीटीवी सब लगा हुआ है, उसकी वजह से अगर आप नैतिक रहते हैं तो वो क्या हो गया, आपका एथिक्स हो गया। औपचारिक जो नियम कायदे कानून सारे बने हुए हैं उनका पालन करते रहना, ये क्या हो गया, एथिकल होना, एथिक्स हो गया। ठीक है। और जब मॉरलिटी की बात करते हैं तो मॉरलिटी का मतलब ये होता है कि आप इनबिल्ट तरीके से क्या होते हैं, नैतिक होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सही और गलत का ही फैसला होता है इसमें। नैतिक होने का मतलब सही और गलत की बात करना ना, यही तो हुआ ना। अगर ये कहा जाता है कि मॉरलिटी का मतलब ये है कि आपके नज़र में सही क्या है, ये आपके अंदर से, आपकी अपनी पर्सनल सोच से, अपने दृष्टिकोण से तय होता है। ये आपका अपना होता है, अनौपचारिक होता है ये। ठीक है। और यहाँ जो आपकी नैतिकता जो बनी हुई है ना, वो कहाँ से बनी है, आपके परिवार से, आपके जाति समूह से, आपके समाज से, आप जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं वहाँ से। वहाँ पे जो चीज़ें आपके कल्चर में सारी चीज़ों में है, आपके जाति और धर्म के जो रूल में है, वो सारी चीज़ों से आप सही और गलत का जो पैमाना बनाते हैं और आप उसके अनुसार जो सही की बात करते हैं ना, वो क्या हो गया, आपका मॉरलिटी हो गया। यानी यहाँ औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्या हुआ आपका, एक सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट जो है आप बन करके जाते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, एथिक्स है, ये एथिक्स है। एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, संवैधानिक नैतिकता की बात कर सकते हैं। नियम कायदे कानून वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे है, आपको ये पालन करना है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए आपके इसमें और इसमें अंतर है, मतलब जैसे कानून कहता है क्या, कि आपको डाउरी के अगेंस्ट में काम करना है, एक्शन लेना है दहेज के खिलाफ। सही बात है ना, कानून ये कहता है। लेकिन आप जिस समाज से पल के बढ़ करके आए हैं वहाँ ये बताया गया है, तुम लड़के हो, तुम्हारा अधिकार है दहेज लेना। मतलब आप उस चीज़ को अपने समाज के हिसाब से क्या मानते हैं, वो नैतिक है। दहेज लेना देना ये सब नैतिक है, समाज के बनाए हुए नियम है। ठीक है ना। यानी आपकी मोरालिटी में क्या है, दहेज लेना सही है। आपका एथिक्स में क्या बता रहा है कि दहेज लेना गलत है, आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी बताइए, आपके इसमें एथिक्स और मोरालिटी में बड़ा अंतर हो गया ना, बड़ा अंतर हो गया। तो इसी अंतर की वजह से हमारे देश में इसके खिलाफ जो कानून है लागू नहीं होता। इसीलिए आज भी क्या होता है, हमारे यहाँ दहेज लेन देन आम तौर पे होता है, खुले आम होता है। बहुत सारी लड़कियाँ जला दी जाती हैं इस मामले में। समझ में आया। तो हमारे देश में कानूनों को सही तरीके से लागू ना हो पाने के पीछे भी बड़ा रीजन एथिक्स और मोरालिटी के बीच का अंतर है। इसी अंतर को हम और एक्सटेंड करें तो एथिक्स का मतलब क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना। और मोरालिटी का मतलब क्या हो गया, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब अगर यहाँ पे जो चीज़ सही है वो आप उसके लिए खुद से काम करते हैं और यहाँ पे आपको काम कराना पड़ता है, यही मतलब हुआ ना। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब, यानी आपका सिलेक्शन कब होगा, सिलेक्शन तब होगा जब इसके बीच का जो गैप था वो खत्म हो गया, अंतर खत्म हो गया। यानी जो एथिक्स है वही आपकी मोरालिटी है, जो मोरालिटी है वही एथिक्स है। जब ये आ जाएगा तो आप कानून सही तरीके से लागू करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप अकाउंटेबल बन के जो काम कर रहे थे धीरे धीरे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतर खत्म हो गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही अच्छे से। तो अपनी एनालिसिस में अगर ये सब चीज़ें अगर शामिल करेंगे तो जो भी पढ़ेगा उसको खुशी मिलेगी, बोले यार क्या समझा है, यार क्या बता रहा है। ठीक, अब आ जाएं इस टॉपिक पे हम लोग वापस। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको अच्छे से, है ना। अब चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं ना, किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, है ना। अब ये बताइए आप कि समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संवैधानिक नैतिकता की बात करें तो वो तो नहीं मानी जा सकती ना उतनी। विवेकानंद के ज़माने में तो और वैसे बात नहीं रही होगी, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता की बात, हाँ, लेकिन ये है कि विवेकानंद क्या थे, मानवतावादी थे। यानी वो यूनिवर्सल रिलीजन यानी पूरा सार्वभौमिक धर्म की बात करते थे। मानव होने के नाम पे ही सिर्फ क्या करना, उसको इज्जत देना, सम्मान देना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। यही सारे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हैं, हमारे संविधान में भी ये सारी चीज़ें हैं ना। इसीलिए वो क्या है, आज भी रिलेवेंट है। सही बात है कि नहीं, आज भी वो क्या है, रिलेवेंट है ना। इसका मतलब ये है कि तभी इसकी बात की जा रही है, किसी समाज में की शक्ति उसके कानूनों में नहीं है। मतलब ये है कि अब ये बताइए आप कि हमारे यहाँ जो दहेज के खिलाफ कानून है, बोलिए, है ना। रेप के खिलाफ बहुत कड़े कड़े कानून है ना भाई। हत्या के खिलाफ है ना। इसके अलावा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना, ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके समाज में है। लेकिन क्या कम हुआ है क्या ये रेट? ये रेट तो बढ़ता चला जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कमी कहाँ है?
कमी कहाँ है? हमारे समाज की नैतिकता में बहुत बड़ी कमी है ना, नैतिकता में बहुत बड़ी कमी है। अब सरकारें देखिए क्या होता है, नादानी में या जानबूझ के जैसे भी वो क्या करते हैं, वो बनाने लगते हैं लॉ जो है ना, वो बहुत कड़े कड़े कानून बनाने लगते हैं, बहुत कड़े कानून बनाने लगते हैं, और साथ ही साथ वो क्या है, पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर देने लगते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो ये कड़े कानून के जो पुलिस वगैरह जो है उसका जब कड़ाई से पालन करवाने लगेंगे ना, इसका मतलब ये है कि समाज में और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक रिबेलियन वाली जो चीज़ है वो आने लगेगी, ठीक है। क्यों? इसीलिए क्योंकि समाज में जो चीज़ अभी है उससे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, कुछ थोड़े लोगों के पास सारा चीज़ जो है वो जमा होता जा रहा है, वो लोग वो एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कड़े कानून जो होंगे ना, वो कड़े कानून हमेशा क्या होंगे, भेदभाव भरे ही होंगे, भाई भतीजावाद दिखाई पड़ेगा, बड़ा आदमी जो है पैसे दे करके अपना सारा काम करा लेगा, गरीबों के पास वो चीज़ रहेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस समाज में, इस टाइप के जब समाज रहता है तो सरकार और प्रशासन को क्या करना चाहिए, कड़े कानूनों से ज़्यादा समाज में कोशिश ये करना चाहिए कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब सड़कों के लिए जो रूल रेगुलेशन बन रहे हैं कि अगर आपके पास ये कागज़ नहीं है तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, आपने क्या है सिग्नल अगर क्रॉस कर लिया है अगर तो इसका मतलब आपको 5,000 का पेनल्टी लग जाएगा। ये सब करने से बेहतर है कि अभी समाज में क्या किया जाए, कोशिश ये किया जाए कि लोगों की, सरकार का जो काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जैसी चीज़ जो है वो बढ़ाया जाए, लोगों के हाथ में पैसे पहुँचे, लोगों को अपना पेट भरना, एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा किया जाए, ये सब चीज़ें, मतलब समाज में एक भरोसा वाला माहौल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, कानून रहे वहाँ पे, कानून का पालन भी कराया जाए, सारी चीज़ें हों, साथ साथ हो, लेकिन बाकी चीज़ें छोड़ करके आप कानून ही कड़े बनाते चले जाओगे अगर, इसका मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा समाज में। समझ में आई कि नहीं बात? इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सरकार को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, ठीक। तो अब ये बताइए कि जिस समाज में नैतिकता होगी वहाँ कानून की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना। अब नैतिकता नहीं है अगर, तो वहाँ पे आप कड़े कानून बना देंगे तो भी मामला ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, एकदम ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए आपको क्या करना है, विकास, कानून, नैतिकता, ये सभी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, किसी फील्ड को छोड़ना नहीं है, सबके बीच में एक संतुलन होना चाहिए, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं आई ना? बस गहराई से सोचना भर है सारी चीज़ें। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर बाकी जो है कल हम लोग करते हैं, है ना, इतना हो जाए का। फिर वो आपके वो क्वेश्चन जो है ना, वो सिचुएशन बेस्ड वाले जो हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन है वो भी हैं उसमें कई सारे, तो उसको एक आध समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ पे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। ठीक लगा आप लोग को? मज़ा आया? आया? ठीक है। तो अब PYQs करना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, सोचना है, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, एडिटोरियल आर्टिकल बहुत अच्छे, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्यों क्या देखना, मतलब न्यूज़ चैनल कौन सा देखना है, सोशल मीडिया पे किससे प्रभावित होना है, किससे प्रभावित नहीं होना, अपना एक स्टैंड बनाना शुरू कर दीजिए अब आप। अब वो स्टैंड क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, और वही सत्य है, वही सत्य है ना। धर्म के बारे में गहराई सोचिएगा ना तो लगेगा कि हाँ, धर्म का मतलब धर्म होगा जो यूनिवर्सल होगा, फैक्ट जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, वो यूनिवर्सल होता है। तो धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, यूनिवर्सल होगा ना, कि हमारे ईश्वर अलग, तुम्हारे ईश्वर अलग, उनके ईश्वर अलग, उनके ईश्वर, ऐसा होता है क्या कहीं? ईश्वर तो पूरे दुनिया भर का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का एक ही होगा ना भाई, है ना। जब एक ही ईश्वर है तो इसका मतलब धर्म भी तो यूनिवर्सल ही होगा ना, और जो सत्य है वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो सत्य है, यही है ना, मतलब फैक्ट और ट्रुथ यही होता है ना। अगर कोई चीज़ फैक्ट है तभी वो क्या है, ट्रुथ है, और जो चीज़ ट्रुथ है वो क्या होगी, फैक्ट होगी, और जो फैक्ट होगा, जो ट्रुथ होगा वो यूनिवर्सल होगा, जो यूनिवर्सल नहीं है वो फैक्ट नहीं होगा, ट्रुथ नहीं होगा, जब ट्रुथ नहीं होगा तो सत्य नहीं होगा, मतलब ईश्वर नहीं होगा, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ये आया हुआ है आपका, ऐसे आया हुआ है, एथिक्स में पूछा हुआ है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब बस सोचना है आपको, ये सारी चीज़ें, अच्छे इंसान बन जाइए, तार्किक बनिए, लॉजिकल बनिए एकदम, है ना, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, विश्व गुरु बनने के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए, ठीक। जब ये सब कर लेंगे तो आपसे अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, आपसे अच्छा इंसान होगा ही नहीं फिर।
है कि नहीं? तो जाति धर्म में क्षेत्र में अपने आप को सीमित मत कीजिए, आपको विश्व गुरु बनना है, यूनिवर्सल एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बननी है, ठीक है। इसीलिए यूपीएससी का इंटरव्यू ना आपसे चेक करता है, क्या पूछता है, ये बताइए आपकी वो पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन बंकर में छुपा हुआ था, वहाँ पे अमेरिका जो है गया और जा करके मतलब पाकिस्तानी जो वहाँ पे ना आर्मी को पता ना गवर्नमेंट को पता, घुस करके जाके उसामा बिन लादेन को मार दिए। बहुत अच्छा हुआ। बोले हाँ सर बहुत अच्छा, पूरे टेररिस्ट था, इतना बड़ा आतंकवादी, इतने सारे लोग मारे गए, ऐसा है वैसा है, ये बहुत सारी बातें आप कह लेंगे। लेकिन आप में से जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी होगी ना, वो क्या कहेगा कि सर ये सारी बातें तो अपनी जगह पे जो भी हैं, सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये था कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसका वायलेशन हुआ है यहाँ पे। समझे बात? हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान के नाम पे वहाँ पे सारे लोग मज़े ले रहे हैं, जिसको मज़ा लेना रहता है, और यहाँ पे पाकिस्तान के नाम पे मज़े ले रहे हैं। ठीक ठीक है, चलिए थोड़े थोड़े समझदार हो रहे हैं आप लोग, है ना, आगे और मज़ा आने वाला है फिर। ठीक, थैंक यू।